तो बेसिकली जो होपोनोपोनो है, इट्स एन हवाइन हीलिंग टेक्निक। होपोनोपोनो मींस टू मेक थिंग राइट्स। आप अगर होपोनोपोनो से खुद को हील करते हो, आपके पास ट्रॉमास, आपके नेगेटिव फीलिंग्स को, तो आप पॉजिटिव स्टेट में आते हो। आप पॉजिटिव स्टेट में आने के बाद जब मैनिफेस्ट करते हो तो वो डबल तरीके से मैनिफेस्ट होता है। अब अगर बात करें हम इस टेक्निक की, तो ये कैसे हेल्प करता है हमारे पास्ट ट्रॉमास को हील करने में? होपोनोपोनो के थ्रू व्हाट ही और शी कैन डू इज, उन्हें ये 4 फ्रेजेस चैंट करना। पहला, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उसको स्टार्ट करने से पहले इंटेंट क्लियर करना है कि आपको करना किस चीज के लिए। टॉक्सिक रिलेशनशिप में ट्रेट्स क्या होते हैं? तो पहला तो बहुत इमोशनली ड्रेन होता है। सेकंड इज अब्यूसिव। थर्ड, आपकी सेल्फ वर्थ ना बिल्कुल गड्ढे में गिरा दी उसने। तो क्या ऐसी चीजें होती हैं जो रिलेशनशिप को खराब करती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वी टेक आवर पार्टनर फॉर ग्रांटेड आफ्टर मैरिज। मैरिड कपल अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग कैसे बनाए रख सकता है आफ्टर मैरिज? लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हो अपने अपने एरियाज में, हाँ। आप करते रहो। ऑलवेज हैव अ वन नेक्स्ट गोल टुगेदर। ब्रेकअप के बाद मोस्टली लोग बोलते हैं कि प्यार सिर्फ एक बार होता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? टॉप 3 एडवाइस फॉर डेटिंग। कॉन्फिडेंट रहिए, बी अ गुड लिसनर, हैव अ लिटिल गुड ह्यूमर। रिलेशनशिप में सबसे बड़ा मिथ? प्यार हो गया तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा, रिश्ते अपने आप संभल जाएंगे, बच्चे अपने आप हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। नहीं, प्यार एफर्ट्स मांगता है। एक कोई ऐसा टिप जो एक मैरिड कपल को डेली करना चाहिए? बी ग्रेटफुल। हम सभी के लाइफ का अल्टीमेट गोल हैप्पीनेस है, और हैप्पीनेस की अगर बात करें तो उसके 3 मेन पिलर्स हैं, हेल्थ, वेल्थ एंड लव। और लव की जब बात आती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रिलेशनशिप और अपने पार्टनर को समझना। आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन क्या है, आप अपने पार्टनर को समझ पा रहे हो या नहीं। तो अपने पार्टनर को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको उसकी साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, साथ ही में आपको कुछ चीज़ें और करनी पड़ेंगी। इसमें से एक आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसमें सबसे ज़्यादा फेमस आजकल जो बातें हो रही हैं वो हो रही हैं होपनोपने की। मैं पता नहीं प्रोनाउंसिएशन भी सही से कर पा रहा हूँ या नहीं, मैंने बहुत ट्राई किया था, बट आई थिंक थोड़ा सा अभी भी बाकी है कैसा। आई थिंक इस एपिसोड के अंत तक जाते जाते मैं वो चीज़ सीख जाऊँगा। सो स्वागत है आद्या मैम आपका द डिकोड शो पे। कैसे हो आप? थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? बिल्कुल सही हूँ। और मैंने आपकी फर्स्ट वीडियो देखी थी होपनोपनो पे। इससे पहले मुझे नहीं पता था लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैंने काफ़ी ज़्यादा इस पे बात की अपने पॉडकास्ट पे, और इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, पढ़ा भी है, बट होपनोपनो के बारे में उतना ज़्यादा मुझे नहीं पता है ऑनेस्टली। तो मैं आज एक स्टूडेंट की तरह आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ इस पे। Okay. ये बिल्कुल काम कैसे करता है, किस तरह से इसे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, क्योंकि वैलेंटाइंस डे आने वाला है और आई थिंक जब ये वीडियो रिलीज़ हो रही होगी तो भी फेब्रुअरी मंथ अपना चल रहा होगा। Okay. तो अपने रिलेशनशिप को बेटर कैसे करें, तो सबसे पहले तो स्टार्ट ही करते हैं होपनोपनो से कि ये है क्या, कहाँ से आया है और किस तरह से इसे हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। Okay, so once again, thank you so much for having me here and giving this platform, to connect with more people. और फरवरी का महीना है और अगर रिलेशनशिप की बात हो रही है और प्यार की बात हो रही है तो शायद इससे खूबसूरत चीज़ कोई और नहीं हो सकती। ब्यूटीफुल पार्ट इज, जैसे आपने बोला कि इंसान के लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। और मैं उसमें रिलेशनशिप को सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखती हूँ, बिकॉज मेरा ये मानना है, मैं हमेशा इस बात को बोलती हूँ कि इस दुनिया में आप कितना ही पैसा कमा लीजिए, आप कितने ही आगे चले जाइए, आपको जो गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन इस दुनिया का सबसे धनी इंसान वो है जिसके पास रिलेशनशिप है। जो घर वापस आता है तो एक सुकून है कि कोई घर पे है जो इंतजार कर रहा है, जिसे घर पे जाके वो सब कुछ शेयर कर सकता है और जो कुछ भी वो लाइफ में कर रहा है वो उसके साथ बांट सकता है। तो इसलिए रिलेशनशिप लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, तो इस दुनिया में चाहे इंसान सिंगल हो, मैरिड हो, डिवोर्स हुआ या सेपरेशन से गुजर रहा हो, हर इंसान की लाइफ में रिलेशनशिप बहुत मायने रखते हैं। तो इसलिए रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ आपने पूछा कि होपोनोपोनो को हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट थोड़ा सा होपोनोपोनो, देन वी विल अंडरस्टैंड मोर कि एग्जैक्टली क्या होता है। तो बेसिकली जो होपोनोपोनो है, इट्स एन हवाइन हीलिंग टेक्निक। ओके, हवाइन हीलिंग टेक्निक है जो ये कहती है कि जिसका एक्चुअल जो मीनिंग है, टू मेक थिंग राइट्स। टू मेक थिंग राइट मतलब चीज़ों को सही करना, ठीक है। सही करने के क्या तरीके होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट तरीका क्या है? माफ करना। तो ये जो टेक्निक हीलिंग पावर है, ये रिलेटेड है लव एंड फॉरगिवनेस से, कि माफ़ी
बहुत ज़रूरी है। अब होता क्या है कि हम कहीं न कहीं इमोशनली हर्ट हैं, कुछ वुंड्स हैं हमारे पास्ट लाइफ के, कुछ पास्ट रिलेशनशिप के ट्रॉमास हैं, कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं। तो कहीं न कहीं हम सबको इंटरनल हीलिंग की ज़रूरत है। तो वो हीलिंग की जो प्रैक्टिस है, दैट इज़ हवाइन टेक्निक जो बोलते हैं इसको, कि ये इसमें बहुत हेल्प करती है। हुआ क्या बेसिकली, तो पहले आपने बहुत सारे ट्राइब्स में देखा होगा, कम्युनिटी में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा कि जो कुछ ट्राइब्स होती थी स्पेशली, वो क्या करते थे कि जब कोई इंसान बीमार होता था या कॉन्फ्लिक्ट होते थे घर में, तो घर के जो बड़े होते थे वो कॉन्फ्लिक्ट्स को सुधारते थे। तो वो क्या करते थे, वो एक कम्युनिटी में खड़े होते थे हाथ पकड़ के, एंड दे यूज्ड टू सिंग अ प्रेयर, दे यूज्ड टू चांट अ प्रेयर। वो एक प्रेयर चैंटिंग करते थे, जिससे कि जो कोई भी इंसान इमोशनली हर्ट है या झगड़े हुए हैं तो वो ठीक हो जाए। जब इसके बारे में और रिसर्च हुई तो एक एमएन सिमोन करके एक डॉक्टर आए, उन्होंने इस पर रिसर्च करी। तो उन्होंने क्या किया कि इस ग्रुप हीलिंग को कन्वर्ट किया सिंगल इंडिविजुअल हीलिंग के लिए, कि क्या ये ग्रुप में ना करके हम सिंगल कर सकते हैं। तो वो सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया। थर्ड एक्सपेरिमेंट इसके साथ किया डॉक्टर ह्यूलन ने जब एक्सपेरिमेंट किया कि एक ग्रुप ना करके इसको सिंगल इंसान अगर अपने लिए करता है, पावर ऑफ वर्ड्स को यूज करता है, तो क्या वो अपनी इंटरनल इमोशनल चीजें ठीक कर सकता है। बिकॉज अगेन होपोनोपोनो मीन्स टू मेक थिंग राइट्स, माफी मांग के, बिकॉज दिस टेक्निक इज फॉर फॉरगिवनेस। तो उन्होंने इसे किया। लाइमलाइट में ये कब आया, जब उन्होंने एक हवाइन में ही एक मेंटल हॉस्पिटल था जिसमें जो थे वो बहुत क्रिमिनल किस्म के पेशेंट्स थे। किसी ने मर्डर किया था, किसी ने कुछ किया था, बहुत ही क्रिमिनल माइंडसेट के पेशेंट थे। उस वार्ड में डॉक्टर ह्यूलन ने सिर्फ उनकी रिपोर्ट्स देख के सारे पेशेंट्स को ठीक किया। ना वो उनसे मिले, ना टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई, ना फेस टू फेस मिले, सिर्फ उनकी रिपोर्ट्स देख के, एंड ही डिसाइडेड कि ये जो हीलिंग प्रेयर्स है ये मैं गाऊंगा, मैं बोलूंगा, चैंट करूंगा, और ये पेशेंट सारे ठीक हो जाएंगे। कुछ टाइम के बाद ही सारे जितने भी जो स्टाफ था हॉस्पिटल का, राइट, उन्होंने रिजाइन देना शुरू कर दिया, बिकॉज उनका वहां कोई काम ही नहीं था। एंड विद इन 6 months पूरा हॉस्पिटल, पूरा मेंटल वार्ड जो था, दैट वार्ड वो शट डाउन हो गया, क्योंकि सारे पेशेंट्स ठीक हो गए। बिकॉज थ्योरी क्या था डॉक्टर ह्यूलन का, कि उनका थ्योरी था कि जो यूनिवर्स है हर चीज कनेक्टेड है। Right. मैं और आप अगर आज मिले हैं और बात करें तो ये भी कनेक्टेड है। तो हर इंसान एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर हम खुद को हील करते हैं तो बाय डिफॉल्ट सामने वाला इंसान भी हील होता है। तो इस थ्योरी पे काम करके उन्होंने जो होपोनोपोनो के 4 फ्रेजेस थे, दैट इज आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, इनको चैंट करना शुरू करा, एंड पेशेंट्स जो थे वो सारे ठीक हो गए, और जो मेंटल वार्ड था वो शट डाउन हो तो गया। उन्होंने ये चांट कहाँ पे किया? अपने उसी हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल में किया, यस, राइट? उस हॉस्पिटल में ही उन्होंने सब पेशेंट्स की रिपोर्ट देखी, उन्होंने चैंट करना शुरू किया। ही यूज्ड टू चैंट डेली। और पेशेंट ने कुछ नहीं किया, कोई भी एक्टिविटी पेशेंट्स नहीं? ने कोई एक्टिविटी नहीं करी। तो दिस इज सो पावरफुल, बिकॉज व्हाट ही अंडरस्टूड इज कि जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत पावरफुल है। पहला कि हर कोई इंसान कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं जो हमारी चीजें हैं, इमोशनल है, स्पिरिचुअल है, वो भी कनेक्टेड है। Right, right. तो मेरे कोई चीज कहने से, मेरे वर्ड्स में इतनी पावर है कि इंटरनल किसी को हील कर सकता है और मुझे भी हील कर सकता है। तो अगर मैं खुद को हील करूं और Right. सामने वाले के लिए भी हीलिंग चैंटिंग करूं, तो व्हाई नॉट। आपने इसको ऐसे देख सकते हो कि जैसे अगर हम अपने हिंदू कल्चर की बात करें, हाँ, इंडियन कल्चर में बात करें, तो हिंदू कल्चर में क्या है, बच्चा बीमार होता है तो माँ क्या करती है, Prayer उसके करते लिए हैं। प्रेयर करती है ना, बिल्कुल। उसके लिए चैंटिंग करती है। और अगर किसी ने बोल दिया कि आपके बच्चे को ये वाली तकलीफ है फॉर एग्जाम्पल, और ये वाली चैंटिंग करो, पर्टिकुलर एक चैंटिंग, अगर किसी ने, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, पंडित जी हो, कोई भी हो, जब वो सजेस्ट करते हैं कि आप, लेट्स से आपको ओम इतनी बार बोलना है, आपको Right. गायत्री मंत्र इतनी बार बोलना है, आपको हनुमान चालीसा इतनी बार बोलनी है, बिल्कुल। देन यू विल हैव दैट, योर चाइल्ड विल हैव दैट हीलिंग। ये उसी तरीके का है। राइट, ये चीज़ आपने बहुत सही बोली कि जब भी हम कुछ भी करते हैं तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ हमारे ऊपर नहीं होता है, सबके ऊपर Yes. होता है। क्योंकि Yes. इसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली विपाशना किया था, मेडिटेशन का कोर्स है 10 डेज का। Okay. तो वो मैंने पुणे में किया था, और उसमें 2 तरह की मेडिटेशन होती थी। 4 डेज तक आप एक ग्रुप में बैठ के मेडिटेशन करते हो, जिसमें 100, 150, 300 तक लोग होते हैं, एक बड़ा सा हॉल होता है, उसमें करते हैं। फिर वो कहते हैं ठीक है, आपने टेक्निक सीख ली है, हर दिन 10 घंटे की मेडिटेशन होती है। तो 40 घंटे बाद वो कहते हैं ठीक है, नाउ यू आर गुड टू गो। आप जाके, आप एक शून्यगार होता है, छोटा सा रूम होता है, 6x6 के अराउंड उसकी साइज होती है। वो कहते हैं उसमें जाके आप मेडिटेशन कर सकते हो। मैंने ट्राई किया, बट मैंने एक चीज़ देखी कि जब वो मैं शून्यगार में बैठ के
अपना मेडिटेशन करने का ट्राई करता था तो मुझसे उतनी अच्छी मेडिटेशन नहीं होती थी। मैं फिर भीड़ वाले जो हॉल होता था जिसमें 150-300 लोग बैठे हैं, वहाँ के मेडिटेशन करता था तो बहुत अच्छी मेडिटेशन होती थी। Okay. उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि उस टाइम पे हमें मौन फॉलो करना होता है, हम बात नहीं करते। जब वहाँ से निकल के मैंने इस चीज़ के बारे में पढ़ा तो फिर मुझे समझ में आया कि कहीं भी मेडिटेशन अगर हो रहा है उस एरिया में आसपास में कोई भी अगर एक इंसान अच्छा मेडिटेशन कर रहा है तो वो बहुत हेल्प करता है दूसरों का मेडिटेशन बेटर करने में। Yes. वो जो उसकी एनर्जी होती है ना वो पूरी फ्लो करती है उस एरिया में। Very true. और उस एरिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग होंगे जो मेडिटेशन बहुत सालों से प्रैक्टिस करेंगे। मैं तो नया था काफ़ी, Very true. तो मुझे लगता है वो उसका इम्पैक्ट था कि मैं इतने अच्छे से मेडिटेशन वहाँ कर पा रहा था। इवन घर पे भी ट्राई किया तो वो इम्पैक्ट मुझे नहीं आया जो उस 10 दिन में मैंने उस हॉल में महसूस किया था, कह सकते हो। वेरी ट्रू, बिकॉज जो हमारी एनर्जीज हैं वो इंटरकनेक्टेड एनर्जी है। जब हमें सामने वाले को देख के एनर्जी मिल सकती है, हमारी फ्रिक्वेंसी हाई हो सकती है, हमें सामने वाले को देख के चेहरे पे खुशी आ सकती है, दैट मीन्स ये इतना पावरफुल है। और हमेशा बोलते हैं ना कि कोई भी आपको क्लास करनी है, मेडिटेशन या योगा, तो वो ग्रुप में ज्यादा इफेक्टिव होती है क्योंकि आपकी सेम फ्रिक्वेंसी के लोग या आप जैसे लोग वहां पे होते हैं। प्लस अगर आप जैसे नहीं भी हैं तो एक दूसरे से उसको वो एनर्जी, वो वाइब्रेशंस, वो चीजें मिलती हैं, फ्रिक्वेंसी। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। तो हाँ, सो मुझे ये भी समझना था कि जैसे आप बात करते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये कोई टेक्निक है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी इसका लेना देना कुछ है या जस्ट ये अलग ही चीज़ है? नहीं, बिल्कुल ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी कनेक्टेड है, बल्कि डीपली स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड है। बिकॉज जब हम बोलते हैं कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, या हम अपने जैसे एनर्जी के लोग अट्रैक्ट करते हैं या हम अपनी फ्रिक्वेंसी के लोग अट्रैक्ट करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अट्रैक्शन में। जब हम अट्रैक्ट करते हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, हमारी जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। करेक्ट है? जब हम नेगेटिव स्टेट में होते हैं तो हम कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज हमारी एनर्जी ही नेगेटिव स्टेट में है। तो जब हम नेगेटिव स्टेट में है तो हम मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकते। मैनिफेस्ट भी नेगेटिव चीजें करेंगे। एग्जैक्टली, मैनिफेस्ट भी नेगेटिव करेंगे, वैसी ही चीजें अट्रैक्ट करेंगे। बिकॉज जब हम बोलते हैं ना कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, तो फिर मेरे साथ ही सब कुछ हो रहा होता है। जब हम बोलते हैं कि आज तो रह गया ऑफिस, आज तो पूरा ट्रैफिक मिलेगा, तो आपको ट्रैफिक मिलना 100% फिक्स है कि लेट होता है तो लेट ही होते जाते हैं। लेट होता है तो लेट होता चला जाता है। तो कहने का मतलब है, जब आप नेगेटिव स्टेट में होते हो, जब आप नेगेटिव इमोशंस में होते हो, तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। होपोनोपोनो क्या कहता है, वो इस तरह से कनेक्टेड है कि जब आप नेगेटिव स्टेट में हो, आपका इमोशंस बहुत नेगेटिव है, तभी तो हीलिंग की जरूरत है। When you will heal yourself, आप अगर होपोनोपोनो से खुद को हील करते हो, आपके पास ट्रॉमास, आपके नेगेटिव फीलिंग्स को, तो आप पॉजिटिव स्टेट में आते हो। आप पॉजिटिव स्टेट में आने के बाद जब मैनिफेस्ट करते हो तो वो डबल तरीके से मैनिफेस्ट होता है। बिकॉज अगेन हमें होपोनोपोनो में ये बात कही जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इस दुनिया में हर प्रॉब्लम का रूट कॉज हमारे अंदर है। अगर हमने खुद को हील कर लिया, अपने थॉट्स को हील कर लिया, देन बाय डिफॉल्ट हम हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इसीलिए होपोनोपोनो एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत डीपली कनेक्टेड है। ओके, इसमें एक चीज़ आती है, जैसे सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी पास्ट मेमोरीज होती हैं जो नेगेटिव भी होती हैं। किसी के साथ चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है, किसी के साथ कोई हरासमेंट हुई है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा रहता है। अब इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे NLP एक टेक्निक है जिसके बारे में हमने अपने लास्ट पॉडकास्ट में बात की थी। एक चीज़ और होती है, हिप्नोसिस के थ्रू आप उनके सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करते हो और उस मेमोरीज को इरेज करते हो, या उसे कहते हो कि ठीक है इस चीज़ को भुला दो, नॉर्मलाइज करो। बहुत सारे उसके मेथड हैं। एक हिप्नोसिस एक्सपर्ट आए थे, उन्होंने बताया था इस सारी चीज़ों को। अब अगर बात करें हम इस टेक्निक की, होपनोपनो की, तो ये कैसे हेल्प करता है हमारे पास्ट ट्रॉमास को हील करने में? ओके, सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, पहली बात तो ये है कि होपोनोपोनो हमारे इमोशन से रिलेटेड है, और क्योंकि ये हमारी इंटरनल हीलिंग करता है तो ये बहुत पावरफुल है। गुड पार्ट इज कि इससे आप अपने रिलेशनशिप ठीक कर सकते हो, आप अपने हेल्थ, आप मनी, फाइनेंसेस, आप जो चाहो इससे ठीक कर सकते हो। होता क्या है, रीजन जैसे मैंने बोला, रूट कॉज हमारे अंदर ही है। जब एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो कहा जाता है कि 8 साल की उम्र तक उसका सबकॉन्शियस माइंड डेवलप होता है। जो भी वो अपने आसपास देख रहा है, अपने पेरेंट्स को देख रहा है, अपने रिलेटिव्स को देख रहा है, अपने सिबलिंग्स को देख रहा है, कहीं ना कहीं वो थॉट उसके अंदर आ चुका होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जिन चीजों का एक पर्सपेक्टिव, एक नजरिया अपने थॉट प्रोसेस में बनाता है, वो कहीं ना कहीं वहीं से बन रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल उसके रिलेशनशिप की जो डेफिनेशन है
वो Right. कहीं ना कहीं उसी वक्त पे अपने पेरेंट्स को देख के, सिबलिंग्स को देख के, रिलेटिव्स को देख के बन चुकी होती है। कहीं ना कहीं वो उस थॉट में जी रहा होता है। अच्छा, तो अगर फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें क्या होता है कई बार कि अगर आपने अपने पेरेंट्स को देखा है कि आपके पेरेंट्स में वो प्यार नहीं है, ठीक है, तो सबकॉन्शियस माइंड में आपके ये बैठ गया कि लाइफ में जब भी मैं बड़ा होऊंगा तो मुझे प्यार नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे पेरेंट्स का मैंने वो प्यार नहीं देखा। Right. अगर आपने ये देखा कि आपके पेरेंट्स में ने आपको प्यार नहीं किया, तो आपको हमेशा ये एम्प्टीनेस महसूस होगी कि मुझे वो प्यार नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। बिल्कुल। जब आप बड़े होते हो, अपने अडल्टहुड में आते हो और आप प्यार में पड़ते हो, जब आपको वो पार्टनर मिलता है तो आपको उस पार्टनर की कुछ बातें ठीक लगती हैं, आपका रिलेशनशिप सही जा रहा होता है। द मोमेंट आपको वो ट्रिगर करता है जो आपके बचपन में हुआ है, आप एकदम से स्विच ऑफ हो जाते हो। बिल्कुल। फिर आपको लगता है ये तो वही मेरा पार्टनर कर रहा है जो मेरे फादर मदर के रिलेशनशिप में मैंने देखा है। अगर आपने देखा हो कि जैसे हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं कि या कोई इमोशनल अवेलेबल नहीं था या मेरी बात सुनने के लिए कोई अवेलेबल नहीं था, सो मोस्टली फीमेल्स सेंस दिस की तो मेरी बात नहीं सुनते या मुझे कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि उन्हें बचपन में नहीं सुना गया। बहुत सारे रिलेशंस में आपने देखा होगा वैलिडेशन चाहिए, क्योंकि कभी बोला ही नहीं बचपन से किसी ने कि तुम खूबसूरत हो, तुम बहुत प्यारे हो। बचपन से एक ही राग गाया हुआ है माँ बाप ने कि तुम निकम्मे हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम अच्छे नहीं दिखते हो, अपनी पर्सनैलिटी के लिए कुछ करो, तुम अच्छी पढ़ाई करो, लाइफ में कुछ बन जाओ। तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली बैठ गया कि मैं आई एम नथिंग, माई सेल्फ वर्थ इज जीरो, मैं कुछ भी नहीं हूं करने के लिए। तो ये जो ट्रॉमास होते हैं या आपको कोई भी चीज दिक्कत करी है, जब आप एडल्टहुड में आते हो, रिलेशनशिप में आते हो, वो इफेक्ट करती है 100%। तो अगर मेरा आज रिलेशनशिप का जो भी एक क्राइटेरिया है, जो भी मेरी डेफिनेशन है और जो मैं रिलेशनशिप कैरी करती हूँ, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को जाता है। बिकॉज मैंने देखा उनका वो प्यार भरी जिंदगी देखी, उनका बिकॉज लव मैरिज हुई है मेरे मॉम डैड की भी, ठीक है, उनका मनाना देखा, उनका पेरेंट्स को मनाना देखा, एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप है वो देखा, मेरे फादर को बहुत मेहनत करते हुए देखा, उनकी स्टोरी सुन सुन के हम बड़े हुए, तो समझ में आया कि मेहनत करने से सब कुछ मिलता है। और मेहनत करके अगर आपने खुद की सेल्फ वर्थ पे काम कर लिया तो आपको ऐसा पार्टनर मिल सकता है। ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई। बट इसके अलावा ये तो पॉजिटिव वे में था, बट बहुत लोग नेगेटिव स्टेट से गुजरते हैं। Right. तो उस स्टेट में जब आप गुजरते हो तो वो आपके फ्यूचर लाइफ में और फ्यूचर रिलेशनशिप में बहुत इम्पैक्ट डालता है। इसीलिए अगर आपको उससे निकलना है तो होपोनोपोनो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर एग्जाम्पल, हाउ इट्स कनेक्टेड, जैसे कि अगर किसी कपल को लगता है, नॉट कपल, लेट्स से, अगर किसी इंसान को लगता है कि बचपन में उसके साथ उसे बहुत इग्नोर किया गया है, ठीक है, उसे प्यार नहीं मिला, तो उसने जो अपनी सेल्फ वर्थ थी, जो इमोशंस हर्ट कर लिए और ये थॉट कैरी कर लिया कि मुझे प्यार नहीं मिला। होपोनोपोनो के थ्रू व्हाट ही और शी कैन डू इज, उन्हें ये 4 फ्रेजेस चैंट करने हैं, ठीक है। पहला, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उसको स्टार्ट करने से पहले इंटेंट क्लियर करना है कि आपको करना किस चीज के लिए। कोई पास्ट ट्रॉमा से निकलना है, आपको कोई इमोशनल हीलिंग करनी है, आपको रिलेशनशिप में ट्रस्ट का इशू है, या आपको इशू है कि आपका बार बार ब्रेकअप हो रहा है। बिकॉज अगर ब्रेकअप हो रहा है मतलब आपका पार्टनर बार बार छोड़ के जा रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं ये थॉट प्रोसेस में आ गया कि पार्टनर्स छोड़ के चले जाते हैं। Okay. तो आपने पहले ये इंटेंशन क्रिएट करी कि मेरा पार्टनर मुझे बार बार छोड़ के चला जाता है या मेरा बार बार ब्रेकअप हो रहा है। अब आपको इसके लिए होपोनोपोनो करना है। अब आपने 4 वर्ड्स रिपीट करने हैं, सुबह कर सकते हैं, शाम में कर सकते हैं, 21 डेज कर सकते हैं, 108 बार चैंट कर सकते हैं, जैसा आप चाहो। Okay. आप जब ये चैंट कर रहे हैं, आई एम सॉरी, मतलब अगर ब्रेकअप हुआ, अगर रिलेशनशिप टूटा, कहीं ना कहीं गलती मेरी थी, मैं भी माफी मांगती हूँ। Okay. रूट कॉज अंदर ही अंदर है ना, तो कहीं ना कहीं मेरी गलती थी, आई एम रियली सॉरी, अगर मेरा ब्रेकअप हुआ और मेरे रिलेशनशिप काम नहीं कर रहे तो मैं माफी मांगती हूँ। सेकंड, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, मुझे ये समझने में वक्त लग गया। तो नाउ मुझे जो आपने लर्निंग्स दी इस ब्रेकअप के बाद या इस रिलेशनशिप के बाद, प्लीज फॉरगिव मी, मैं अब उसको हील करने की जर्नी पे हूँ। थर्ड इज आई लव यू, क्योंकि मैं अब हीलिंग जर्नी पे हूं, अब जो मेरी लाइफ में प्यार आएगा, रिस्पेक्ट आएगा, मैं उसके लिए वेलकमिंग हूं, मैं पहले से उसे प्यार देने को तैयार हूं, ठीक है। एंड थैंक यू, तो मैं पहले एडवांस में ही आई एम ग्रेटफुल, वट एवर इज कमिंग इन माई लाइफ, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर इट। तो सेम, तो ये चीज अगर आप अपने रिलेशनशिप के लिए करते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। वन एग्जाम्पल और ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे फैमिलीज में आपने देखा होगा, अपने केस में मैंने देखा और मैंने इस पे काम किया, दैट फादर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं होते, Right. है ना। कई बार लगता है कि फादर आपको समझते नहीं है, या आपका थॉट नॉर्थ पोल होता है, उनका साउथ पोल होता है, आपके अपने पेरेंट्स से बनती नहीं है, या उनके एक्सेसिव गुस्से वाले नेचर की वजह से आप उनसे दूर हो जाते हो, आपको लगता है कि वो बहुत गुस्सा करते हैं कुछ है।
तो आपको बहुत कंप्लेन्स होती हैं लाइफ में कि पापा के साथ वो वैसा रिलेशनशिप नहीं बन पाया जैसा मैं बनाना चाहता था। उसके लिए भी आपने इंटेंशन क्लियर करी कि अब आपको क्या करना है, आपको वो रिलेशनशिप अपने फादर के साथ ठीक करना है। नाउ व्हाट यू विल डू सेम, आई एम सॉरी, मतलब मैंने अपने पापा को गलत समझा, मैंने भी उतने एफर्ट्स नहीं लगाए, मैंने कंप्लेन तो कर दी बट मैंने भी एफर्ट्स नहीं लगाए, तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। तो जो भी हरकत मैंने आज तक आपके साथ डैड की, गलत बात की, गुस्सा किया, आपको बुरा भला बोला, मन में चाहे बोला हो, फेस पे ना बोला हो, उसके लिए प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। थैंक यू मतलब आपने जो कुछ भी मुझे लाइफ में दिया, मैं अब हीलिंग जर्नी पे हूँ, तो मैं थैंक यू बोल रही हूँ कि अब मुझे ब्लेसिंग्स दे दो, और जो भी ब्लेसिंग्स अब मेरी लाइफ में आएंगी और मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरे फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छा होगा, उसके लिए थैंक यू, आई लव यू। सो कई बार होता है टॉक्सिक रिलेशनशिप में लोग होते हैं, तो उस केस में भी हेल्प करता है? बिल्कुल करता है, बट वो तो पार्टनर तो आपका टॉक्सिक है, 100% नहीं करेगा, बट एक्चुअली क्या है ना, टॉक्सिक में सेम चीज है कि स्टार्ट विद इन योर सेल्फ। ओके, ठीक है, ठीक है, हम ब्लेम तो कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने ब्लेम किया कि मेरा पार्टनर कंट्रोलिंग है। वन एग्जाम्पल ऑफ टॉक्सिक कैन बी मेरा पार्टनर कंट्रोलिंग है, आपने कंट्रोल करने दिया, राइट, आपने वो बाउंड्री सेट नहीं करी। मेरा पार्टनर मैनिपुलेटिव है, टॉक्सिक है ये, राइट, बट आपने करने दिया, आपने अलाउ किया, मेरी फ्रीडम छीन ली मुझसे, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप का एक रेड फ्लैग है, बट आपने छीनने दी, राइट? तो कहीं ना कहीं रूट कॉज आपसे स्टार्ट हुआ, बिकॉज कई बार हम प्यार में इतने पागल हो जाते हैं, राइट, रिलेशनशिप में, कि हम सोचे समझे बिना हर चीज के लिए हाँ करते हैं और बाद में पछताते हैं। मेरे पास इतनी क्वेरीज आती हैं, या जो लोग कनेक्ट होते हैं काउंसलिंग सेशन के लिए, जो वर्कशॉप के लिए आते हैं, दे ऑलवेज से दिस कि स्पेशली फीमेल्स, कि मुझे ऐसा लगता है शादी के 10 साल हो गए, मेरी कोई वर्थ ही नहीं है, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट आपको डे 1 पे याद नहीं आई, आज 10 साल बाद याद आ रही है। जब आप रिलेशनशिप में थे तब आपने वो बाउंड्री सेट क्यों नहीं करी कि आपको क्या करना है, आपको काम करना है, आपके भी ड्रीम गोल्स हैं, आपको भी लाइफ में कुछ करना है, आपको भी अपनी आइडेंटिटी चाहिए, तो तब कहाँ चला गया? तो जब टॉक्सिक आता है तो आप हील, क्योंकि एक चांस तो आप देना चाहोगे ना, तो वो चांस देने के लिए आप एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं। एंड समटाइम्स टॉक्सिक कई बार हमें लगता है, होता नहीं है, कई बार हम बाउंड्री सेट नहीं करते, इसलिए वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो डेफिनेटली अगर आप टॉक्सिक नहीं बोलूंगी, बट अगर आप बैड रिलेशनशिप से गुजर रहे हो तो डेफिनेटली आपको एक चांस होपोनोपोनो के साथ जरूर देना चाहिए। बिकॉज मेरे आप क्लाइंट्स कह लो या 1-to-1 के लिए जितने भी लोग आते हैं, या जितने भी लोगों से मैं इतने सालों से कनेक्टेड हूँ, देयर आर मेनी पीपल जो एक्चुअली रोते हुए आए थे कि हमारा रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म होने की कगार पे है और समझ नहीं आ रहा। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि जैसे आप रिलेशनशिप कोचिंग में हो पिछले लास्ट 10 साल से, राइट? और आप इस पे वीडियोस भी बनाते हो, बहुत सारे लोगों को कोच करते हो कि किस तरह से अपने रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं। सो अभी तक का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो बहुत ही अलग हो और आपको भी लग रहा हो कि यार ये थोड़ा मुश्किल है, बट फिर आपने देखा कि नहीं ये भी इससे सॉल्व हो चुका है? एक्सपीरियंस एक्चुअली क्योंकि रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो मेजरली सेम होते हैं, राइट? अच्छा, हाँ, मेजरली सेम होते हैं, बिकॉज वही कि रिलेशनशिप खराब है, हस्बैंड नहीं सुन रहे हैं, डिवोर्स होने वाला है, ये होने वाला है, तो वो सब है। सो लेट्स से एक हमने किया था डाइवोर्स के लिए, बिकॉज वन ऑफ द फीमेल केम टू अस, शी सेड कि अब हो गया मेरा, मैंने आई ट्राइड एवरीथिंग और मुझे इसके साथ वो कनेक्शन फील नहीं होता, प्यार है, रिस्पेक्ट है, ठीक है, बट आई एम नॉट फीलिंग कनेक्टेड और मुझे वो नहीं मिल रहा लाइफ में जो मुझे चाहिए। देन फिर हमने समझाया, सब कुछ किया कि ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, और हुआ वही कि जब व्हेन शी ट्राइड होपोनोपोनो, तो वो रोई हैं, शुरू में बहुत रोई हैं, बिकॉज जब आप इमोशनल हीलिंग जर्नी पे जाते हो तो आप क्लिनजिंग एरा में चले जाते हो। तो शी रियली क्राइड सो मच, एंड आफ्टर सम टाइम शी रियलाइज कि जब उन्होंने होपोनोपोनो करना शुरू करा, शी फेल्ट सो लाइट कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी मेरे रिलेशनशिप में जो मैंने जबरदस्ती का हवा बनाया हुआ था, जो एक्चुअली था ही नहीं। तो मैंने जब अपनी एनर्जी अलाइन करी तो बाय डिफॉल्ट मेरी एनर्जी अलाइन हो गई। मैं ब्लेम गेम खेल रही हूँ बट मैं समझ नहीं रही कि मैं भी गलती कर रही हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा हुआ डिवोर्स वाले केस में। नाउ शी इज हैप्पी, कोई डिवोर्स नहीं, कुछ नहीं, बात भी नहीं होती डिवोर्स की, शी इज वेरी हैप्पी। एक केस हुआ जिसमें मैन जिसकी शादी, एक लड़का जिसका ही वाज फ्रॉम यूएस, उनकी शादी होने वाली थी, somehow something happened, like कुछ तो बीच में गड़बड़ हुआ और उनका ब्रेकअप हुआ। एंड ही कॉल्ड मी एंड ही वाज लाइक कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मेरा किसी काम में मन नहीं लगता, मैं बिल्कुल एंजाइटी और डिप्रेशन वाली स्टेट में हूँ और मेरे को समझ में आ गया कि अब लाइफ में कुछ नहीं रखा। देन वी मेड हिम रियलाइज कि पहला तो आप इतने डिपेंडेंट कैसे हो गए कि आप ये भूल गए कि आपकी खुद की भी आइडेंटिटी है, आप खुद भी अपने आप से प्यार करते हो। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ एक इंसान के जाने से
सब कुछ नहीं खत्म हो जाएगा। वो रिलेशनशिप फेलियर हो सकता है बट वो रिलेशनशिप एंड नहीं है, वो लाइफ का एंड नहीं है। आपको कोई ना कोई मिल जाएगा बट आपको ये समझना है कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। देन ही वाज लाइक नहीं, मेरे को इंटरनली बहुत अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बहुत खराब ख्याल आते हैं, कई बार सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं और मुझे लगता है कि मैं लोगों को क्या फेस करूंगा, मैं सोसाइटी को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरे से एक रिलेशनशिप नहीं संभला। देन वी सजेस्टेड हिम कि होपोनोपोनो बहुत जरूरी है, बिकॉज आप जो ग्रजेस अपने लिए ले बैठे हो, जो गिल्ट अंदर लिए बैठे हो, जो वूंड्स अंदर लिए बैठे हो, उनको हील करना बहुत जरूरी है। तो वहां पे वी गॉट द बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज रिजल्ट्स हमें मिले। विद इन 6 months ही गॉट हील्ड, मतलब बहुत जल्दी उन्होंने रिजल्ट्स दिखाए एंड विद इन 8 months to 1 year के बीच में शादी वापस से पक्की हो गई और अभी वो हैप्पीली मैरिड है और अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रहे हैं। सो एक कंसेप्ट है जो बहुत सारे रिलीजन में जिसकी बात की जाती है, सनातन में भी हमारे इसकी बात होती है, रीबर्थ की, कि आपका एक जन्म नहीं होता है, बहुत सारे जन्म होते हैं। तो अगर कई बार लोग ये भी बोलते हैं कि आपको अगर कुछ फोबिया है या किसी चीज़ से आपको देख के एंजाइटी फील होती है, डर लगता है, तो मे बी इसका रीज़न आपकी पास्ट लाइफ हो सकती है, Yes. राइट? तो क्या हम इस टेक्निक से पास्ट लाइफ की जो भी बैड मेमोरीज है या जो भी ट्रॉमाज हैं उनको सही कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता है, बिकॉज ये आता है कार्मिक कनेक्शंस में। ओके। तो अगर आपके जो कार्मिक कनेक्शंस हैं, जो कार्मिक साइकिल, बेसिकली ये कनेक्शन से ज्यादा साइकिल में, बिकॉज कार्मिक कनेक्शंस मतलब जो हमसे आप और मैं बैठे हैं, Right. हमारे पेरेंट्स हमें कार्मिक कनेक्शंस के थ्रू मिले हैं, हमारे सिबलिंग हमें कार्मिक कनेक्शंस के थ्रू मिले हैं। तो कार्मिक कनेक्शंस में वो जाता है कार्मिक साइकिल में कि कुछ रह गया था, राइट? तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपका पिछले साल जब पिछला जन्म था, फॉर एग्जाम्पल आपका पिछले जन्म में एक रिपोर्ट कार्ड बना एंड में, जब वो जन्म खत्म होने वाला था। तो जब आपकी रिपोर्ट कार्ड बनी तो उसमें कुछ पर्टिकुलर बैलेंस नहीं थी, बैलेंस चीजें नहीं थी, आपके कुछ टॉपिक्स लिए गए, हर टॉपिक में आपको 100 में से 100 नहीं मिला, हर टॉपिक में आपको 10 में से 10 फॉर एग्जाम्पल नहीं मिला। बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जिसमें 100 में से बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जिसमें आपको 10 में से 2 मिले, 3 मिले। दैट मीन्स आपको उसका लेखा जोखा आपका रह गया, आपको वो पूरा करना है। अब जो आपको अगला जन्म मिलेगा उसमें जिसमें 10 में से 3 मिलेंगे उसको ठीक करने के मौके मिलेंगे। ओके। You have to find out and understand and identify that मौका, बिकॉज जब तक वो आपको मौका नहीं मिलेगा तब तक आप उस पर काम नहीं करोगे। और कई बार मौके मिलते हैं लेकिन आप उससे लेसन नहीं सीख पाते। तो जो कमी पिछली बार रह गई थी, इस बार आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जब तक आप लेसन नहीं लोगे, नहीं सीखोगे, तब तक आप उस लूप में बार बार फंसते जाओगे। अगर उस लूप से बाहर निकलना है कि कुछ तो है जो पास्ट तंग कर रहा है, लेकिन पास्ट का ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अश्विनी की, हर किसी को नहीं पता ना कि क्या पास्ट, बिल्कुल, पिछला जन्म क्या था। तो बहुत बार तो हमें पता ही नहीं है क्या है, बट लगता है कि अगर ये हो सकता है आपको, कि किसी को बहुत कम मेमोरी होती है, मतलब बहुत रेयर ब्लरी सी इमेज होती है या कुछ होता है, आपको लगता है, आप यूनिवर्स पे छोड़ दो, हाँ, एंड से व्हाटएवर देयर इज, जो भी है जो मैं समझ नहीं पा रहा, बट अगर मेरे कार्मिक साइकिल्स में कुछ ऐसा है जो रह गया है, जो बार बार मैं उस लूप में फंस रहा हूं, तो उसके लिए भी होपोनोपोनो आप कर सकते हैं। आपको वो इंटेंशन क्रिएट करनी है। फ्रेजेस हमेशा सेम रहेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी कि कुछ तो था जो मैंने पूरा नहीं किया, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए, बिकॉज अब मैं करने के लिए तैयार हूं। तो आप वो फ्रेजेस रिपीट करोगे, बट यू नीड टू क्रिएट दैट इंटेंशन। आपको वो इंटेंशन सेट करनी है कि आप किसके लिए कर रहे हो। तो ये पॉसिबिलिटी है, ये आप कर सकते हो, क्योंकि अगेन इंटरकनेक्टेड है, यूनिवर्सल लॉ है, इंटरकनेक्टेड है, और हर चीज का और हर चीज का जो रूट कॉज है वो हमारे अंदर है। तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। सो ऐसे जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट किया था अपनी लाइफ में, ये लॉ है तो हमेशा आपकी लाइफ में रहता है, बट जब मुझे पता चला कि हाँ ऐसा कुछ एक लॉ है जिससे आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो और आप उसे पा सकते हो, तो मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया। बहुत सारी टेक्निक्स मेरे सामने आई, उसमें से एक टेक्निक थी 369। तो 369 का ये था कि आप सुबह में 3 बार लिखोगे, दोपहर में 6 बार लिखोगे, रात में 9 बार लिखोगे, जो भी आपका अफर्मेशंस है, जो आपको गोल है, जो आपको चाहिए प्रेजेंट फॉर्म में। मैंने करना शुरू किया, 21 डेज वाला मैंने चैलेंज लिया, और 21 दिन पूरे हुए, मेरा पूरा नहीं हुआ। मैंने कहा ये सारी चीज़ें क्या नहीं होता है। बाद में जब और मैंने इसमें डिटेल में पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला कि ये जो टेक्निक्स हैं बेसिकली ये आपके बिलीफ को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। ये आपको बता रही हैं कि सुबह दोपहर शाम जब थोड़ा सा टाइम डेडिकेट करके उसको लिखोगे तो आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट इतना हो रहा है कि आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने लगता है। आपका सबकॉन्शियस को आप एक तरह से एक आइडिया दे रहे हो कि हाँ ये चीज़ हो गई, ये चीज़ मेरे पास है, राइट। तो वहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इमोशन, जो कि मिसिंग होती है। मैं ऑफिस में लिखता था तो मैं थोड़ा सा छुप के लिखता था कि कोई देखे ना।
तो मेरा क्या था, इमोशन मेरा वहां पे फोकस ही नहीं था। मेरा फोकस था कि कोई देख ना ले, मजाक उड़ाएगा मेरा। सुबह लिख रहा हूँ, ऑफिस निकलना है, जल्दी में लिखा। तो इमोशन मैं कनेक्ट नहीं कर पाता था। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक बार आप ये समझा दो कि ये सिर्फ 4 जो लाइन्स है ना, ये बोलने से नहीं होता है। उस टाइम पे आपको फील क्या करना है, उस टाइम पे आपके इमोशंस कैसे होने चाहिए? बिल्कुल सही बात है, ये बहुत अच्छा सवाल है बिकॉज इमोशंस बहुत मायने रखते हैं। सी लाइफ में ना आपको कुछ भी चाहिए, ठीक है, कोई भी चीज़ आप डिज़ायर करते हो, कोई भी आप ड्रीम रखते हो, गोल रखते हो, तो उसमें इमोशंस आप कितने डाल रहे हो तभी वो मायने रखते हैं। जब आप प्रेयर करते हो, जब आप चैंट करते हो, तो आप कितने इमोशंस रख रहे हो, ठीक है, वो मायने रखते हैं। देखो, किसी भी चीज़ को आप ऊपरी लेवल पे करोगे तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी बिकॉज आपकी जो इंटेंशन है, जो आपकी वाइब्रेशंस है, वो उसमें अटैच नहीं है जब तक आप उसमें इमोशंस कनेक्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी शादी हो रही है, आपके जब फेरे हो रहे होते हैं, राइट, तो कुछ लोग होते हैं जो वहां पे सच में कनेक्टेड होते हैं, वो हर चीज को फील कर रहे होते हैं कि पंडित जी ने आपका हाथ रखवाया, देन उसमें उन्होंने कोई मंत्र पढ़ा, देन उन्होंने फेरे करवाए, हर एक चीज को फील कर रहे होते हैं और ये रिलेशनशिप का बहुत स्ट्रॉन्ग मेन पॉइंट होता है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो मन में चल रहा होता है, पंडित जी बस बहुत करो, बहुत सेरेमनी हो गई, रात होने वाली है, जल्दी निपटा दो, जल्दी आगे चलते हैं, तो इस तरह की लोग बातें करते हैं। इमोशंस अगर आपने नहीं डाले किसी भी चीज में तो वो वैसे भी, आई मीन फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, अगर आप अपने बच्चे को गले लगा रहे हो तो अगर उसमें इमोशंस नहीं है तो उसे समझ में आ जाएगा, राइट क्योंकि जब आप इमोशंस नहीं होते ना, फॉर एग्जाम्पल जब किसी भी काम में आपके इमोशंस नहीं होते तो वो टास्क होता है, राइट। और टास्क फिर रिजल्ट देगा नहीं देगा नहीं पता। जब आप मेडिसिन लेते हो, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे ये हुआ कि आपकी 21 दिन में काम करी, किसी की नहीं करी, अब आपकी नहीं करी, किसी की कर जाती है, बिल्कुल। किसी की और पहले कर जाती है। अब इसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या है कि हर बॉडी अलग है, हर सोल अलग है। जब डॉक्टर फीवर की दवाई देता है तो उसने बोला 7 दिन का कोर्स है, तो पहला तो 7 दिन का कोर्स अगर है, क्या हम 2 दिन में कोर्स छोड़ देते हैं इट जस्ट बिकॉज वो काम नहीं कर रहा, या क्या हम 2 दिन में डॉक्टर चेंज कर देते हैं कि इसकी दवाई मुझे 2 दिन सूट नहीं करी, हम पूरा कोर्स करते हैं। बिल्कुल। लेकिन कई बार वो कोर्स 7 दिन के बाद भी कंटिन्यू करना पड़ जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं, कुछ मेंटल ह्यूमन बीइंग ऐसे होते हैं जो 2 दिन में बिस्तर से खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। तो वो भी कहते हैं ना कि सेम डॉक्टर है, सेम दवाई है, बट हर इंसान पे अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। बहुत लोग जो होते हैं इस इमोशन से मेडिसिन खाते हैं कि यार मैं कल तक ठीक हो जाऊंगा, आई विल बी फाइन, टेंशन नहीं है, कल प्रोजेक्ट है मैं अटेंड कर लूंगा। वो बिल्कुल उनका इमोशन हाई लेवल पर होता है, उनकी फ्रीक्वेंसी हाई लेवल पे होती है कि मैं कर लूंगा। बट देयर आर मेनी पीपल की अगले 5 दिन का सब कैंसिल कर दूं क्या, बिकॉज अभी तो बुखार आ गया है ना, तो अगले 5 दिन तक तो मुझे रेस्ट लेना पड़ेगा, तो लेट कैंसिल एवरीथिंग। तो वो इमोशंस ही नहीं है। तो जब आप किसी चीज़ में इमोशंस डाल के करते हो तो फिर वो टास्क नहीं रहता, आपका 100% फोकस होता है, तब वो चीज़ें ज़्यादा काम करती हैं। जब आप इमोशंस नहीं डालते, वो आप एक टास्क की तरह करते हो। कहते हैं ना कि माँ के हाथ का खाना अच्छा क्यों बनता है, क्योंकि इमोशंस है, राइट। हाउस हेल्प का खाना इतना अच्छा नहीं होता, जो अच्छा बनाती है वो बहुत इमोशन से बनाती है, बट बाकी हाउस हेल्प्स का खाना इतना अच्छा क्यों नहीं लगता, मेजरली हाउस हेल्प्स का खाना अच्छा क्यों नहीं होता, बिकॉज इमोशंस मिसिंग है ना। खाना है 5 घरों में बनाना है, हर जगह का एक अलग अलग मेन्यू है, और उन्हें काम खत्म करके घर भी जाना है, अपने लिए भी काम करना है, तो वो इमोशंस मिसिंग होते हैं। माँ चाहे दाल बना दे, चाहे खिचड़ी बना दे, वो इस दुनिया की बेस्ट दाल और बेस्ट खिचड़ी लगती है, मोर देन द 5 स्टार होटल का दाल खिचड़ी, क्योंकि उसमें इमोशंस होते हैं। तो जब आप किसी चीज़ में इमोशंस डालते हो तो वो जल्दी सक्सेसफुल होती है, जल्दी एनर्जी अट्रैक्ट करती है, और जल्दी उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। राइट। अभी थोड़ा सा रिलेशनशिप को समझेंगे, और फिर उसके बाद से फिर इसमें टेक्निक्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी साथ में समझेंगे। ठीक है। तो जैसे बहुत सारे लोग का रिलेशन अगर अच्छा नहीं चल रहा है, मैरिड लोग की मैं बात कर रहा हूँ, तो कई बार वो ब्लेम देते हैं कि यार अगर मेरी लव मैरिज होती ना तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं देखनी पड़ती मुझे, क्योंकि मैं एक दूसरे को हम कंपैटिबिलिटी पहले से चेक करके आते, एक दूसरे को पहले से शायद समझ रहे होते, आदतें पता होती। और कई लोग ऐसे भी जिनके लव मैरिज है, वो कहते हैं कि यार ये तो बदल गया, ये वैसा है ही नहीं। तो दोनों में से बेटर रिलेशनशिप कौन सी होती है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है कि कौन सी अच्छी है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि जिस कपल में, चाहे वो अरेंज हो चाहे वो लव मैरिज हो, जिसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, रिलेशनशिप में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, कमिटमेंट है, ट्रस्ट है और पेशेंस है, वो चल जाएगा। ओके। अब इट कैन बी लव, इट कैन बी अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज में बेसिकली फंडा क्या है कि आप
फैमिलीज इन्वॉल्व है, ठीक है, सोसाइटी का अप्रूवल है, ठीक है, तो वो एक सेफ जोन है, तो वो थोड़ा सा ज्यादा चल जाती है। अगर आप रिसर्च में देखोगे डेटा जो आपको मिलेगा दैट इज अरेंज मैरिज का थोड़ा अच्छा डेटा मिलेगा। इंडिया की भी हम बात कर रहे हैं, इंडिया की अगर हम इंडिया अभी में बात ज्यादा कर रहे हैं, arrange। लेकिन अगर हम बात करें लव मैरिज की तो उसमें अब 2 इंडिविजुअल हैं, उसमें फैमिली का कोई लेना देना नहीं है, सोसाइटी का कुछ लेना देना नहीं है। अब प्रूफ भी करना है कि तुमने अपनी पसंद से कर तो ली, अब प्रूफ करो। तो वो जो ब्लेम गेम है वो तो बिल्कुल अलग, वो अरेंज मैरिज में भी हो सकता है, लव मैरिज में भी हो सकता है, गलती दोनों से होती है, ये एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। बट द मेन थिंग इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिलेशनशिप, आइदर अरेंज और लव, अगर ट्रस्ट है, अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है, ट्रस्ट है, रिलेशनशिप आपका अच्छा है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है कि आप हर बात एक्सप्रेस करना जानते हो। अब देखो अंदर अंदर रखोगे, बात नहीं करोगे तो वैसे भी झगड़े होंगे, कलेश होंगे। बट अगर आप कम्युनिकेशन अच्छा है और पेशेंस है, बिकॉज पेशेंटली बिल्ड करना है रिलेशनशिप, अरेंज में भी लव में भी। अरेंज में भी टाइम लगता है आपको एक दूसरे को जानने में, धीरे धीरे वो आप ग्रो करते हो रिलेशनशिप में। लव में थोड़ी चीजें फास्ट हो जाती है, बट जब प्यार और कनेक्शन फास्ट हो जाता है तो आपको बाकी चीज में पेशेंस रखने की बहुत जरूरत होती है। हर रिलेशनशिप वक्त मांगता है, आप उसको वक्त देंगे, वो अंडरस्टैंडिंग रखेंगे तो डेफिनेटली वो ग्रो करेगा। इट कैन बी अरेंज और इट कैन बी लव, तो ये तो डिबेटेबल है कि कौन सा है, बट हाँ अरेंज के डेटाज अच्छे हैं क्योंकि उसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, आप फैमिली का सपोर्ट मांग लेते हो, आप उनको इन्वॉल्व भी कर लेते हो। लव वाले में थोड़ा सा घबराते हैं क्योंकि पता है ना ऊपर से उल्टा, हमने तो मना किया था करने के लिए, हमने कहा था ये इंसान तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, फिर भी तुमने करी। तो वो इस थॉट से वो घबराते हैं कि सोसाइटी क्या बोलेगी, देखा लव मैरिज करी थी, चला नहीं, हम तो पहले ही समझा रहे थे। फिर दोस्त भी आ जाते हैं ऊपर से, हमने पहले ही कहा था ये लड़का सही नहीं है, हमने पहले ही कहा था ये लड़की सही नहीं है, तो वहां पे थोड़ा सा इश्यूज आ जाते हैं। राइट, यहाँ पे आपने बात की कि ट्रस्ट पेशेंस ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं किसी भी रिलेशनशिप के लिए। तो ट्रस्ट को बिल्ड कैसे किया जाए, क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जिससे सामने वाले का ट्रस्ट ब्रेक ना हो, और इवन ट्रस्ट को और बढ़ाने के लिए सपोज किसी की अरेंज मैरिज हुई है और ट्रस्ट वाला फैक्टर वहाँ पे आपको बिल्ड करना पड़ता है शुरू से, तो क्या चीज़ें हैं जिससे हम किसी का भी ट्रस्ट बना सकते हैं अपने पार्टनर के साथ? बेस्ट पार्ट तो ये है कि रिलेशनशिप का जो फाउंडेशन है वो ट्रस्ट है, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रस्ट में एक अच्छी बात क्या है ना कि बिल्ड करना पड़ता है, वो कहते हैं ना ट्रस्ट बिल्ड करने में बहुत टाइम लग जाता है और टूटने में तो बिल्कुल ही बहुत जल्दी टूट जाता है। तो ट्रस्ट में टाइम लगता है और ट्रस्ट फाउंडेशन है, फाउंडेशन जितनी स्ट्रांग होगी आपका रिलेशनशिप उतना स्ट्रांग होगा। करना क्या होता है बेसिकली, आपको ये समझना है कि पहला व्हेन इट कम्स टू ट्रस्ट, जब आप अपने पार्टनर के साथ हो तो यू नीड टू बी इमोशनली, फिजिकली, मेंटली विद योर पार्टनर। यू कैन नॉट बी लाइक कि आप फिजिकली पार्टनर के साथ हो, मेंटली आप किसी और के साथ हो, आप इमोशनली पार्टनर के साथ हो, आप फिजिकली किसी और के साथ हो, तो दैट इज सो नॉट एक्सेप्टेबल। व्हेन इट कम्स टू पार्टनर, आपको फिजिकली, इमोशनली, मेंटली अपने पार्टनर के साथ रहना है, वो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। प्लस आपके जो वर्ड्स हैं और जो एक्शन है वो सेम होने चाहिए। अगर आपके वर्ड्स कुछ और हैं और एक्शंस कुछ और हैं तो वो मिसमैच होता है और ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता। आपने फॉर एग्जांपल बोला, आप बोल के गए अपने पार्टनर को कि आई एम गोइंग आउट, मैं अपने घर जा रही हूँ या मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ, मैं इतने बजे तक आ जाऊंगी, बता के चले जाओ कि कहाँ जा रहे हो। मैं ये नहीं कह रही कि पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन दे के जाओ या सब कुछ बताना जरूरी है, बट आपने बताया। इन बिटवीन अगर फोन आ गया, आपने फोन उठा लिया, फोन उठा के बोला ठीक है टाइम मुझे 1 घंटा और लगेगा बिकॉज इतने साल बाद मैं अपने दोस्त से मिली हूँ तो मुझे वक्त लग रहा है बात करने में, देन आपने जो टाइम दिया है उससे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा आगे पीछे आप घर वापस आ सकते हो। जो भी आप, ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, बट जो भी आप वर्ड्स में बोल रहे हो आपके एक्शन उससे मैच करने चाहिए। अगर वो नहीं है, अगर आपको अपने घर जाना है तो आपको घर जाना है, बता के जाइए कि आप अपने पेरेंट्स से मिलने जा रहे हो, दोनों वाइसा वर्सा केस में, मेल में भी फीमेल में भी आप बता के जाइए। अब आप ऐसा नहीं कि बोल के जा रहे हैं आप घर जा रहे हैं और आप कहीं और रहे हैं, ठीक है, आप बोल रहे हैं कि आपको जॉब करनी है, आपको ये करना है, बट आपके एक्शंस कुछ और बोल रहे हैं, राइट, कि आपको लाइफ में क्या गोल है क्या नहीं है। तो आपके एक्शंस और आपके जो वर्ड्स हैं वो मैच करने चाहिए। और ट्रस्ट, आप कोई ऐसा काम अगर आप कर देंगे जो आप बोल नहीं रहे हैं और कर रहे हैं तो वहां पे ट्रस्ट लेवल टूटता है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको ध्यान रखना होता है कि वो ट्रस्ट लेवल बिल्ड करना है और वो टाइम लगता है। बिल्कुल, जब भी कोई जैसे रिलेशनशिप में आता है तो मतलब लोग आगे के सपने देखना शुरू कर देते हैं कि शादी करेंगे, बच्चे करेंगे, सारी चीज़ें, और बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अटैच होने लगते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि एक पार्टनर जो है, या लड़का लड़की दोनों में से कोई हो सकता है, जो थोड़ा थोड़ा उसको सही नहीं लगती ये चीज़ें कि यार मज़ा नहीं आ रहा है, ही और शी इज़ नॉट गुड फॉर मी, मेरे लाइफ में मुझे कुछ और चाहिए, मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत अलग है, तो मैच नहीं हो रही हैं। बट हो सकता है दूसरा बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो गया हो, और इस केस में कई बार ब्रेकअप होता है। तो ब्रेकअप होने पे दूसरा वाला फिर भी मेंटली अपने आप को समझा लेता है क्योंकि उसे ब्रेकअप चाहिए था। बट जो दूसरा पार्टनर जिसे ब्रेकअप नहीं चाहिए था, जिसने सपने इतने सजोए कि मेरे को इससे शादी करनी है, इसके साथ फैमिली बसानी है, मेरे फैमिली में ऐसे ऐसे हम रहेंगे, सब कुछ जो सपने देखे हैं
वो इस ब्रेकअप से कैसे डील करेगा? तो क्या उसके लिए टिप्स होंगे, या सब मोस्टली लोग यही बोलते हैं कि आप मूव ऑन करो, अपना माइंड डाइवर्ट करो, बट आई नो कि उस टाइम पे मेंटली स्टेटस आपका ऐसा नहीं होता है कि आप वो सारी चीज़ें इतना इजीली कह दो हाँ मूव ऑन और मूव ऑन हो गए। Correct. तो उसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए इस चीज़ से उबरने के लिए? When it comes to हार्ट ब्रेकिंग, राइट, जब हमारा ब्रेकअप होता है, when it comes to ब्रेकिंग, तो ये बहुत हार्ट ब्रेक होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये इमोशनली बहुत ड्रेन कर देता है, बिकॉज इमोशंस आपके बहुत टर्बुलेंस पॉइंट पे होते हैं और स्पेशली नीचे जाते हैं, जो मैंने अपने केस में देखा है या बाकी केसेस में देखा है कि जब भी आप इमोशंस आपके हिलते हैं ना, तब आपको लगता है दुनिया खत्म हो गई। तो ये आसान नहीं है। तो पहला, ये आसान नहीं है। ये कहना आसान है, मेरे लिए कहना आसान हो सकता है कि मूव ऑन कर जाओ, ये कर लो, चल पिक्चर देखने चलते हैं, अरे छोड़ ना, बेकार था, तेरे लिए नहीं था, तू डिजर्व नहीं करती। ये कहना आसान है, बट जो इंसान ब्रेकअप से गुजरता है वही बता सकता है कि वो कितने पेन में है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो टॉप पर आता है, दैट इज एक्सेप्टेंस। सबसे पहले एक्सेप्ट कर लो कि ब्रेकअप हो गया। एक्सेप्ट दैट। आपको जो अपने इमोशंस है ना, कभी भी अपने इमोशंस को ना दबाना नहीं है। ये केस ज्यादातर केसेस में होता है मेल के। जो मेल होते हैं ना, जो बॉयज होते हैं, वो अपने इमोशंस को दबा लेते हैं बिकॉज वो इमोशनली बहुत स्ट्रांग नहीं होते। ठीक है, फीमेल्स इमोशनली स्ट्रांग होती हैं, वो अपना रो के भड़ास निकाल देंगी। माँ को फोन कर लिया, सिस्टर को फोन कर लिया, एक बहुत अच्छे दोस्त को फोन कर लिया, एक बहुत अच्छे अगर कोई नोन थेरेपिस्ट है या काउंसलर है उसको कॉल कर लिया और सारी भड़ास निकाल दी। बट व्हेन इट कम्स टू बॉयज, दे टेक मोर टाइम आफ्टर द ब्रेकअप। लड़कों को वक्त लगता है निकलने में, बिकॉज क्योंकि वो इमोशंस दबा देते हैं और इमोशन से बाहर आने में उन्हें लगता है टाइम। अब होता क्या है, जब लड़कों के साथ ब्रेकअप होता है तो वो बहुत जल्दी स्विच करते हैं, या तो बहुत जल्दी दूसरे रिलेशनशिप, क्योंकि माइंड डाइवर्ट करना है ना, तो बहुत जल्दी दूसरे रिलेशनशिप में आ जाएंगे, जिम ज्वाइन कर लेंगे, योगा ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, और मूवी देखने चले जाएंगे, वेकेशंस पे चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही इस लूप से वो बाहर आते हैं, आफ्टर 3 months और आफ्टर 6 months और आफ्टर 7 months, तब उनको वापस से रियलाइज होता है कि मैं उस इमोशन से उभर ही नहीं पाया अभी तक। तो लड़कों को टाइम लगता है। कंपैरेटिवली लड़कियां थोड़ा सा जल्दी निकल जाती हैं बिकॉज वो इमोशंस को बताना जानती है, एक्सप्रेस करना जानती है। ठीक है, तो दैट इज देयर, ये होता है। बट अब दोनों के साथ जब ब्रेकअप होता है तो पहला एक्सेप्टेंस आ गई, आपको रोना है रो लो, आपको जो करना है आप कर लो। सेकेंड थिंग इज कि आपको क्या करना है, अपने आप से पेन पेपर लो, अपने आप से सवाल करो, ओके, क्या मेरा ब्रेकअप सिर्फ मेरी वजह से हुआ है? आंसर इज नो। क्या ब्रेकअप के लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं? आंसर इज नो। क्या मेरी सेल्फ वर्थ को जीरो करके, मेरा एस्टीम गिरा के मुझे बिल्कुल नीचे कर दिया गया क्रिटिसाइज करके? आंसर इज यस। तो जब आपको वो आंसर मिलते हैं ना कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं, सिर्फ मेरी वजह से नहीं हुआ, मैं सिर्फ अपने माथे पे घड़ा क्यों फोड़ूं, तब आपको ये समझना है कि वो लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनानी है अपनी अचीवमेंट्स की, कि लाइफ खत्म नहीं हुई। लेट्स गो बैक एंड अगेन मेक आउट अ लिस्ट कि क्या क्या अचीव किया था लाइफ में। या मैं तो कुकिंग में अच्छी थी, मैं तो इसमें अच्छा था, मैं फिटनेस फ्रीक, मतलब मैंने ये सब बहुत किया है, मैं म्यूजिक बहुत अच्छा बजाता था, मुझे इस चीज में बहुत अवार्ड्स मिले हैं। तो क्या लाइफ वापस से शुरू हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आपको अपनी सेल्फ लव और सेल्फ केयर पे बहुत ध्यान देना है। उसके लिए आप फिजिकली, इमोशनली, मेंटली जो भी आप करना चाहो, फिजिकली के हिसाब से आप अच्छी डाइट लीजिए, आप जिम जाइए, आप जर्नलिंग कीजिए, आप अच्छी एफर्मेशंस लिखिए। आप एफर्मेशंस में लिखिए, आई डिजर्व लव, आई डिजर्व रिस्पेक्ट, आई डिजर्व अ पार्टनर जो मुझे बहुत प्यार करता है, बहुत रिस्पेक्ट करता है। आपकी एफर्मेशंस ऐसी होनी चाहिए। आपको सेल्फ लव पे बहुत काम करना है। आपको पुराने गाने, पुरानी सीरीज, सैड सॉन्ग, सैड सीरीज आपको नहीं देखने। जो भी उसको कॉम्प्लीमेंट्री कर रहा है ना उस इमोशंस को बढ़ाने में, वो आपको नहीं करना। इसके अलावा आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए और ये मानिए और ये एक्सेप्ट कीजिए कि हर रिलेशनशिप आपको कुछ सिखा के जाता है। या तो आप ब्लेम करके अपने इमोशंस को और खराब कर लीजिए, या आप एक्सेप्ट कीजिए एंड मेक अ ग्रैटिट्यूड लेटर कि ये वो सिखा के गया जो मुझे लाइफ में अब नहीं करना। तो जिंदगी भर की कितनी बड़ी लर्निंग हो गई। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। आप सेल्फ एफर्मेशंस कर सकते हो जो मिरर के सामने करते हैं। आई एम एफर्मेशंस, आई एम एफर्मेशंस हमेशा खुद को लेके होती हैं। आई एम स्ट्रांग, आई एम ब्यूटिफुल, आई डिजर्व लव, आई डिजर्व रिस्पेक्ट, आई डिजर्व अ पार्टनर हु इज लविंग मी लाइक क्रेजी, तो मेरी सेल्फ वर्थ बहुत हाई है। आप इस तरह के एफर्मेशंस शीशे के सामने खड़े होकर रोज अपने आप से कीजिए एंड देन यू विल फील धीरे 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 इवेंचुअली यू विल कमिंग आउट। ये कुछ चीजें बहुत और भी इसके साथ कर सकते हैं, बट ये कुछ चीजें जो करनी चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपको इससे बाहर निकलना है, एक्स को फॉलो नहीं करना, ओके, एक्स को स्टॉक नहीं करना।
ब्रेकअप हो गया मतलब आप उनके चैट्स डिलीट कीजिए, Connection cut. आप उनका कॉन्टैक्ट डिलीट कीजिए, आप थोड़े दिन सोशल मीडिया से भी निकल जाइए। जितना ज्यादा आप स्टॉक करोगे देन आपको लगेगा कि अरे ये तो खुश है, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आपको और तकलीफ होगी, राइट? सोशल मीडिया पे जाके अपना भी पूरा चिट्ठा लिखने की जरूरत नहीं है कि मेरा ब्रेकअप हो गया, हार्ट ब्रेक हूँ, लोग ऐसे होते हैं, मेरे Right, साथ right. ऐसा हुआ। कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट कट इट आउट फ्रॉम द, जस्ट टेक अ बिल्कुल जीरो कट बिल्कुल। फ्रॉम द सोशल मीडिया। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और एक्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, वापस कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है कि एक बार कांटेक्ट कर लूं कि क्यों Right, छोड़ा, क्यों छोड़ा, किस लिए छोड़ा, गलती सिर्फ मेरी थी क्या, एक बार जाने दूं, क्या दोस्ती रख लूं? ब्रेकअप हो गया, अगर रिलेशनशिप हाँ, नहीं है, right, क्या right, दोस्ती का, क्या हम दोस्त रह सकते हैं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है अगर आपको इस इमोशन से बाहर आना है तो। ओके, इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं। टॉप 3 मिस्टेक्स जो हम ब्रेकअप के बाद करते हैं। टॉप 3 मिस्टेक्स की अगर मैं बात करूं जो ब्रेकअप के बाद करते हैं, दैट इज कि हम अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते। इमोशंस एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आइदर विद योर फैमिली, विद योर बेस्ट फ्रेंड, थेरेपिस्ट, काउंसलर, किसी के भी पास जाके आप एक्सप्रेस कीजिए और सलाह लीजिए कि क्या करना है। आपको वो खाली होना बहुत जरूरी है। दूसरा कि आपको सेल्फ लव पे और सेल्फ केयर पे बहुत काम करना है। वापस से गोल डिसाइड करो, वापस से बाउंड्री सेट करो, वापस से देखो कि क्या अच्छा लगता था और लाइफ में क्या अच्छा कर सकते हैं। उन चीजों की लिस्ट बनाओ और करना शुरू करो। अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखो, डाइट करो, जिम करो, जर्नलिंग करो, मेडिटेशन करो। एंड थर्ड थिंग इज कि एक्स को स्टॉक नहीं करना, एक्स से बात नहीं करनी, सोशल मीडिया से बिल्कुल डिस्कनेक्ट। हो सकता है तो एक्स का कॉन्टैक्ट मिटा दो, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है बात करने की। राइट। अब कई बार हम जैसे मूवीज़ में देखते हैं ब्रेकअप पार्टी, सॉन्ग्स भी बने हैं, ब्रेकअप सॉन्ग्स बने हैं। तो कई बार ये भी चीज़ होती है कि आप अपने पार्टनर के साथ हो, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक रिलेशनशिप में हो, आप दोनों एक दूसरे से कॉम्पिटेबल नहीं। शुरू में जब रिलेशनशिप में आए थे तब आपको लगता था कि हाँ सही है, बढ़िया जा रहा है, सब कुछ अच्छा जा रहा है। बट 3-4 महीने में रियलाइज़ हुआ, दोनों को ये रियलाइजेशन होता है कि नहीं ये सही नहीं है मेरे लिए, दूसरों को भी रियलाइजेशन होता है कि ये सही नहीं है। तो क्या एक हेल्दी म्यूचुअल ब्रेकअप पॉसिबल है? अगर है तो उसमें किस तरह से इसको प्रोसीड कर सकते हैं? पॉसिबिलिटी तो है ही, होना यही चाहिए। ओके। Whenever you are coming out from a relationship, either single or married, और जब आप डिवोर्स लेके आप बाहर निकलते हो, सेपरेशन हो रहा है, जब भी कभी आप रिलेशनशिप से बाहर आते हो तो आपको ये ध्यान रखना है, जितना मेस आप कर आओगे उतना वक्त आपको बाहर निकलने में लगेगा। Okay. बेटर है फुल डिग्निटी के साथ, फुल रिस्पेक्ट के साथ आप बाहर आ जाओ। उसके लिए यू हैव टू सिट विद योर पार्टनर, आप बात करो एंड से दिस कि मैंने ये भी ट्राई कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, बट दीज आर द रीजंस। वो रीजन बता कर आओ कि दीज आर द रीजंस, नहीं वर्कआउट हो रहा, अब नहीं हो रहा। बहुत प्यार से, पूरी रिस्पेक्ट के साथ अपने पार्टनर को कि मैंने बहुत ट्राई करा बट ये रीजन है जिसमें मुझे लग रहा है कि अब इट्स नॉट वर्किंग आउट, सो लेट्स सेपरेट। आप उस डिग्निटी के साथ बाहर आओ। आप ब्लेम करके बाहर मत आओ। तुम्हारी वजह से रिलेशन टूट रहा है, तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुमने मेरी इज्जत नहीं करी, तुमने मुझे रिस्पेक्ट नहीं किया, मैं जो डिजर्व करती हूँ तुमने नहीं किया। वो ब्लेम गेम करके आप बिल्कुल भी मत आओ जब आप एक रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हो। जब आप एक रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हो तो फिर वो वापस से वही कांटेक्ट कि आपको कांटेक्ट नहीं रखना, बात नहीं रखनी, या चलो स्पेस देते हैं या दोस्त बन के रहते हैं, वो सब बिल्कुल नहीं करना अगर आपको उससे बाहर आना है तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितना अगेन आपको अगर आपको हीलिंग चाहिए, आपको ओपन रिलेशनशिप में रहना है, क्योंकि बाद में भी आप रिलेशनशिप में आओगे तो कहीं ना कहीं जब मेस करके आओगे ना, तो आपको, अगर आपने गिल्ट बिठा लिया, अगर आपने कोई वूंड पैदा कर लिया, अगर आपने कोई इमोशंस अपने अंदर दबा लिए कि इस वजह से हुआ और आपने उसका ब्लेम सारा अपने सर ले लिया, तो आपकी सेल्फ वर्थ पे क्वेश्चन आएगा। प्लस सामने वाला भी उतना ही अब्यूसिव होगा जितने अब्यूसिव आप हो। तो बेटर है कि एक रिस्पेक्ट के साथ, एक डिग्निटी के साथ, रीजन बता के कि दिस इज नॉट वर्किंग आउट, ठीक है, और उसके बाद आपको वो कॉन्टैक्ट खत्म करना है और आपको उस रिलेशनशिप से बाहर आ जाना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिस्पेक्ट के साथ हमेशा निकलना है अगर आपको अपनी मेंटल ग्रोथ पे काम करना है तो, वरना फिर आप बिल्कुल खत्म है। आप खुद कब पे काम करेंगे, आप खुद पे, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, आपका मेंटल ब्लॉकेज आ जाएगा। मोर इंपॉर्टेंट, आपको हर आने वाले रिश्ते से डर लगेगा। Okay. आप किसी रिश्ते पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। अगर आप वहां से 100% नहीं निकले तो आप नेक्स्ट किसी रिलेशनशिप में नहीं जा पाओगे, और अगर चले गए तो आपको वही डर, वही इनसिक्योरिटीज बार बार तकलीफ देंगी। Okay. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिस्पेक्ट से, डिग्निटी के साथ वापस आओ। सो जैसे आपने होप नो के बारे में बताया कि जब हम होप नो करते हैं तो अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है तो जब वो होप नो करेगा तो क्या वो सेम पार्टनर के लिए वो करेगा, सारी चीज़ें करेगा, या उसे बेसिकली इमोशन क्या रखना है, या उसका गोल क्या होना चाहिए? आप सेम इंसान को जब ब्रेकअप हो गया तो उसे अट्रैक्ट करना है, उससे फिर से अपनी लाइफ में लाना है, या दूसरा जो रिलेशनशिप आया वो बेटर है तो इसके लिए उसे करना है? उसको पहले उसे डिसाइड करना है। वो डिसाइड कैसे करेगा? वही सवाल वही है।
उसे डिसाइड करना है ना कि उसे उस रिलेशनशिप में रहना है नहीं रहना। क्योंकि ब्रेकअप के बाद अगर कितना भी टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, इंसान को लगता है कि नहीं मुझे वही चाहिए। इवन जो वो नया प्यार भी खोजता है उसमें भी उसी को खोजता है कि ये क्वालिटीज हाँ, हैं या नहीं। तो उसमें वही कि अगर आप हाँ। वापस सेम कर रहे हो, अगर बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, अगर आपको लगा कि वो ब्रेकअप हो गया और वो ब्रेकअप में आपको चाहे हर्ट किया, इमोशनल हाँ। अवेलेबल नहीं था, या आपको वो वैल्यू नहीं करी जो आप डिजर्व करते हो, या आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, या हाँ। अब्यूजिव था, जो भी था, ठीक है। आपको ये सवाल करना है, आपको सच में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको सच में ऐसा पार्टनर दोबारा चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है ना। आपको वही क्यों चाहिए जिसने आपको रिस्पेक्ट नहीं करी, जिसने आपको प्यार नहीं दिया, जिसने आपके साथ अब्यूसिव रिलेशनशिप रखा, जिसका कंट्रोलिंग नेचर था? आपको वही पार्टनर दोबारा क्यों चाहिए? दैट इज वन। तो पहली बात तो इस सवाल अगर ये कि मुझे वो पार्टनर नहीं चाहिए, देन यू नीड टू कम आउट फ्रॉम दैट। Okay, ठीक है। इसलिए इमोशनल हीलिंग बहुत जरूरी है। एंड नाउ हीलिंग, जब आप इमोशनली हील करते हो, नाउ यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट रिलेशनशिप। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये ऐसा, मतलब इट्स वेरी कॉमन सवाल, बहुत लोग सच में मेरे पास डीएम आते हैं, या जो लोग कांटेक्ट हाँ। करते हैं, काउंसलिंग है, वर्कशॉप है, जहां पे भी होता है, लोग बहुत सवाल करते हैं कि मुझे एक्स चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। तो आप क्यों नहीं उससे कांटेक्ट कर पा रहे? क्योंकि उसने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। आगे क्या? नहीं, 6 महीने का रिलेशनशिप था, बट उसकी शादी कहीं और हो रही है, और वो लड़की बोल रही है कि मेरे पेरेंट्स जबरदस्ती कर रहे हैं। मतलब जब आप रिलेशनशिप में थे तब आप पेरेंट्स को लेके नहीं आए, अब आपने शादी उनकी मर्जी से कर ली, तो ये सब चीजें पहले कहाँ गई? और अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ के ब्लॉक करके कहीं और शादी कर रहा है, आपको वही पार्टनर क्यों अट्रैक्ट करना है? बिल्कुल। आई गॉट अ डीएम एंड फीमेल वॉज सो डेस्परेट कि मेरे पार्टनर की शादी फलाना तारीख को फिक्स हो गई है, मुझे वही चाहिए। मैंने कहा डूड, सोच लो क्या मांग रहे हो। आज आप वो पार्टनर मांग रहे हो, आपको पता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? राइट। मैं बोलती हूँ 1% भगवान ने बोल दिया तथास्तु, बिल्कुल। क्या होगा फिर? उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो सोचो। तो जो पार्टनर आज आपके साथ नहीं है और वो उस जाके मंडप में बैठा है, तो कहीं ना कहीं वो भी मेंटली रेडी है कि आप नहीं, मेरी जिससे शादी हो रही है, मेरा उसके साथ फ्यूचर है। तो जब उसने ये चीज एक्सेप्ट कर ली, आप क्यों नहीं कर पा रहे एक्सेप्ट कि मुझे वही क्यों चाहिए? तो ये जो डेस्पिरेशन आ गई ना रिलेशनशिप में, ये ब्रेकअप्स का बहुत बड़ा रीजन है। राइट। तो आप हमेशा जब भी पार्टनर मैनिफेस्ट करते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैनिफेस्ट अ आइडल पार्टनर फॉर यू, मैनिफेस्ट अ बेस्ट पार्टनर फॉर यू। ठीक है? स्पेसिफिक के पीछे मत भागो। अगर कोई स्पेसिफिक है और आपको लग रहा है इसके बिना मतलब यही चाहिए मुझे और सब कुछ ठीक जा रहा है, तो वो बात अलग है। लेकिन हमेशा आइडल पार्टनर, हमेशा बेस्ट पार्टनर अपने लिए अट्रैक्ट करो, और यूनिवर्स को यही बोलो कि वही देना जो मेरे लिए बेस्ट है, Right. जो मैं डिजर्व करता हूँ। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। राइट। यहाँ पे क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने बताया कि कुछ भी अगर मैनिफेस्ट करना हो या ट्रैक करना हो या हीलिंग भी करनी हो, तो आपके माइंड में क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। यस। वहाँ पे क्या होगा कि जैसे आपका जो भी रिलेशनशिप था, अगर आपका ब्रेकअप है तो तुरंत दूसरे रिलेशनशिप पे मत जाओ। अपने आप को टाइम दो, रेट्रो इंस्पेक्शन करो कि जो मेरा करंट रिलेशनशिप था, जितना भी पुराना था, महीने का था, साल का था, 5 साल का था, उसमें क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस की, कहाँ पे मेरी गलती थी, कहाँ मेरे पार्टनर की गलती थी। अगले रिलेशनशिप में अगर मैं जा रही हूँ तो मुझे क्या चेंजेस अपने अंदर लाने हैं, और क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो मुझे सामने वाले में चाहिए। तो मुझे वो उसके लिए मैनिफेस्ट करना है, वो सोचना है, वही क्वालिटी देखनी भी है कि वो इंसान में है या नहीं। ये सारी चीज़ें होंगी तो मैं रिलेशनशिप में जाऊंगी, और इस तरह से एक मैं बेटर पार्टनर भी बन पाऊंगी, और मेरा सामने वाला जो इंसान रहेगा वो भी एक बेटर पार्टनर की तरह मेरी लाइफ में आएगा। यस, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे एक चीज और क्या होगी कि जब आप मल्टीपल ब्रेकअप से जाते हो, हाँ। या मल्टीपल रिलेशनशिप से आप निकलते हो, तब आपको, जब आप ये सब चीजें लिखते हो और कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो, समझने की कोशिश करते हो लॉजिकली, देन यू विल अंडरस्टैंड अ पैटर्न ऑल्सो। आपको वो पैटर्न पकड़ना बहुत जरूरी है कि अगर मेरे 5 ब्रेकअप हुए, 3 ब्रेकअप हुए, 6 ब्रेकअप हुए, व्हाटएवर, या 2 ब्रेकअप हुए, उनका पैटर्न क्या था? क्या मेरा वापस सेम पैटर्न है? क्या मेरा पार्टनर बार बार मुझे इमोशनली हर्ट कर रहा है? हाँ। क्या मेरा पार्टनर हर बार मुझे कंट्रोलिंग पार्टनर मिल रहा है? इसका मतलब, इसकी जो जड़ है, दैट इज कि बचपन में कहीं तो कुछ तो ट्रॉमा है, चाइल्डहुड में कहीं तो सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है Right. कि पार्टनर मुझे हर बार छोड़ के जा रहा है, पार्टनर मुझे हर पार्टनर इमोशनल अवेलेबल अनअवेलेबल कैसे है, हर पार्टनर रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहा, हर पार्टनर का नेचर कंट्रोल क्यों है। दैट मीन्स कि एक लेसन मिल रहा है आपको, दैट मीन्स एक पैटर्न बन रहा है, और इस पैटर्न से आपको लेसन लेने की जरूरत है। अगर आपको अगर आपको बार बार ऐसा रिलेशनशिप मिल रहा है जो पार्टनर आपको कंट्रोल कर रहा है, तो यहाँ यूनिवर्स आपको लेसन दे रहा है। आपका कर्मा का कुछ तो साइकिल बचा हुआ है, अगर आपने उससे लेसन नहीं सीखा, आप इस लूप में बार बार फंसोगे। तो आपको वो पैटर्न समझने की बहुत जरूरत है, तभी वो पैटर्न आप ब्रेक कर पाओगे होपोनोपोनो के थ्रू। क्योंकि अगर वो पैटर्न समझ लोगे, आपने जब तक
कहते हैं ना, हम बार बार एनकाउंटर करते हैं सेम पर्सन से, सेम तरह के इंसान से, हमें हर बार ऐसे ही क्यों मिलता है, हमें हर बार ऐसे ही क्यों मिलता है? इसका मतलब यूनिवर्स आपको एक लेसन देना चाह रहा है, जब तक वो लेसन नहीं सीखोगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। बिल्कुल। तो वो पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। देन यू विल राइट, अच्छा गलती यहाँ हो रही है, Right. तो मैंने ही कोई बाउंड्री सेट नहीं करी हाँ। कि मुझे बार बार कंट्रोलिंग पार्टनर मिल रहा है। देन यू विल वर्क ऑन इट। राइट। और ऐसा भी देखा जाता है कि जब लोगों का ब्रेकअप होता है तो उनकी सेल्फ वर्थ बहुत नीचे गिर जाती है, वो उससे उबर नहीं पाते, उन्हें लगता है, खुद को विक्टिमाइज करना शुरू कर देते हैं कि यार मेरी ही गलती थी, मैंने ही गलत किया, मेरे साथ ही ऐसा होता है, 4 रिलेशनशिप में मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। तो मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा टॉप 3 टेक्निक्स सेल्फ वर्थ को इम्प्रूव करने के लिए ओके, आफ्टर ब्रेकअप। आफ्टर ब्रेकअप। ओके, तो कई बार ना इसमें एक बहुत खूबसूरत चीज, एक और एग्जांपल से समझाती हूँ कि वापस से हम उसी चीज पे जाते हैं कि आप आई एम श्योर आपने भी डियर जिंदगी देखी होगी। हाँ, ठीक है, डियर जिंदगी में आलिया भट्ट का कोई भी बॉयफ्रेंड या कोई भी रिलेशनशिप उसका क्यों नहीं टिकता? बिकॉज शी वॉज गोइंग थ्रू पास्ट ट्रॉमाज, शी वॉज गोइंग थ्रू दी पास्ट चाइल्डहुड ट्रॉमाज थे, पास्ट रिलेशनशिप थे, प्लस उन्होंने अपने पेरेंट्स के रिलेशन भी ऐसे ही देखे थे, बिकॉज शी वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मेरा हर पार्टनर मुझे छोड़ के क्यों चला जाता है, और शी हैज दैट इनसिक्योरिटी कि मुझे हर पार्टनर छोड़ के चला जाता है। तो जब वो अपने थेरेपिस्ट के पास जाती है, विच इज शाहरुख खान, तो वो जब अपने थेरेपिस्ट से बात करती है तो उसका रिजल्ट यही निकल के आता है कि वाई शी इज गोइंग थ्रू दिस, बिकॉज बचपन में जब उनके साथ भी उनके पेरेंट्स उनको छोड़ के चले गए नानी के पास अचानक से, ठीक है, फिर जब उन्होंने नानी के पास रहना सीख लिया, कंफर्टेबल जोन आ गया, देन वापस से अचानक से कुछ सालों बाद उनको लेने आ गए, तो वो नानी से भी डिस्कनेक्ट हो गई। तो बार बार शी हैव रियलाइज्ड कि मुझे लोग छोड़ के चले जाते हैं, एंड दैट इनसिक्योरिटी शी हैज इन हर रिलेशनशिप कि मेरे जो पार्टनर भी छोड़ के चले जाएगा, इसलिए उसका कोई भी रिलेशनशिप ना सक्सेसफुल होता है ना फ्रूटफुल होता है। तो पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि पार्टनर क्यों छोड़ के जा रहा है, क्या है। लेकिन जब वो पार्टनर छोड़ के चला गया, या आपके ब्रेकअप वाली हीलिंग पे हो आप, या अपनी इमोशनल हीलिंग पे भी हो, उसके लिए आपको सबसे ज्यादा क्या समझना जरूरी है कि अगेन फेलियर हो सकता है रिलेशनशिप, जिंदगी खत्म नहीं होती। आपको अपनी सेल्फ वर्थ के लिए काम करना है। नंबर 1, आपको सबसे पहले अपने गोल्स वापस से सेट करने हैं कि आपके गोल्स क्या हैं। नए गोल्स बना लो लाइफ में कि क्या करना है, नई हॉबीज क्रिएट कर लो, नई कम्युनिटी में जाना शुरू कर दो। आपको जिम जाना है, आपको अपने जैसे लोगों से मिलना है, आपको थेरेपी के लिए जाना है, आपको जिस भी चीज के लिए जाना है, जिस भी चीज में अच्छा लगता है, आप वापस से गोल बनाओ। दैट इज 1। सेकेंड थिंग इज कि आप आई एम एफर्मेशंस करो मिरर के सामने, जैसे मैंने पहले भी बोला कि सेल्फ वर्थ के लिए आप बोलो मैं डिजर्विंग हूं। बी कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हार्ड वर्किंग, आई डिजर्व एवरी लव, आई डिजर्व लव फ्रॉम एवरीवेयर। ठीक है, मैं बहुत प्यार डिजर्व करती हूँ, मैं अच्छा पार्टनर डिजर्व करती हूँ और करता हूँ। आपको आई एम एफर्मेशंस बोलनी है। एंड थर्ड, बी ग्रेटफुल, बिकॉज कई बार ना सिर्फ क्योंकि एक इंसान से हमें प्यार नहीं मिला, एक इंसान से हमारा ब्रेकअप हो गया, उसके लिए जिन इंसानों से हमें प्यार मिला, जिन रिश्तों से हमें प्यार मिला, हम उनकी वैल्यू नहीं करते। ठीक है, हमें ना वो कहते हैं ना बहुत अच्छी बात, भगवान ने 10 पेन दिए हैं कि इनमें से एक पेन है तू उठा और अपनी स्टोरी लिख ले, बट मैंने सोचा हुआ है मेरा लक्की नंबर 3 है या मेरा लक्की नंबर 5 है, तो मैं 5 नंबर के पेन से ही लिखूंगा अपनी स्टोरी। 5 नंबर का पेन नहीं चल रहा, उसमें इंक खत्म हो गई, बट आप जिद पे अड़े हुए हो कि 5 से ही लिखोगे। तो सेम विथ लव, लव के साथ कई बार क्या होता है ना, तो भगवान बोलता है भाई 5वां छोड़, तू 8वां पेन उठा और लिख अपनी स्टोरी, बहुत सक्सेसफुल होने वाली है, बट हम रिजिड है। सिमिलरली गोज विद द लव कि हमें प्यार वहीं से चाहिए जहां हमने दिया है। बट भगवान ना सबका हिसाब रखता है, यूनिवर्स सबका हिसाब रखता है, सबका लेखा जोखा है। अगर आपने इस दुनिया में प्यार दिया है अनकंडीशनल, आपको प्यार वापस मिलेगा अनकंडीशनल। दिक्कत सिर्फ क्या है कि आपने कंडीशन रख दी, आपको उसी इंसान से प्यार वापस चाहिए। हो सकता है उससे ज्यादा आपका सिबलिंग प्यार कर रहा है, हो सकता है उससे ज्यादा आपके पेरेंट्स प्यार कर रहे हैं, आपको कोई आने वाला लाइफ पार्टनर आपको प्यार करेगा, बट आप रिजिड हो जाते हो कि आपको प्यार वहीं से चाहिए, तो वो रिजिड नहीं होना। सो थर्ड पॉइंट इज बी ग्रेटफुल। जो भी प्यार आपके पास इस लाइफ में मौजूद है, जो भी लोग मौजूद है, जो भी रिश्ते मौजूद है, उनके लिए ग्रेटफुल हुई है। ओके, सो अभी हम बात कर रहे थे टॉक्सिक रिलेशनशिप की, तो उसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप में ट्रेट्स क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा कि ये टॉक्सिक है? क्योंकि टॉक्सिक की सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपका पार्टनर प्यार भी करता है और फिर आप पे अब्यूज़ भी हो रहा होता है, आपका कहीं ना कहीं हरासमेंट भी हो रहा होता है। तो क्या चीज़ें आपको देखनी होंगी और आपको फिर डिसाइड करना होगा कि यार ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है, मुझे इसमें नहीं रहना। टॉक्सिक रिलेशनशिप के जो मेजर जो ट्रेट्स होते हैं, बेसिकली जब हमें लगता है टॉक्सिक है और नहीं रहा जा रहा, बहुत ड्रेन होता है, तो पहला तो बहुत इमोशनली ड्रेन होता है।
अच्छा। बहुत, मतलब आपने सब कुछ करके देख लिया, आपने प्यार करके देख लिया, ट्रस्ट करके देख लिया, रिस्पेक्ट करके देख लिया, उसके लिए उसकी पसंद का खाना बना के देख लिया, उसके तरीके उसकी पसंद से तैयार होके देख लिया, उसकी पसंद से हॉबीज क्रिएट कर ली, आपने उसको अच्छा लगता है पार्टीज में जाना, आपने वो भी कर लिया। आपको एक टाइम पे लगता है कि आपने सब कुछ कर लिया, बट स्टिल इट्स नॉट वर्किंग आउट। आप इमोशनली इतने ड्रेन हो जाते हो ना कि अब आपको लगता है कि हो गया, बस इट्स इनफ, दैट कैन बी वन। Right. सेकेंड इज अब्यूसिव। अब्यूसिव आपका नेचर है। अब्यूसिव मेंटली भी होता है, फिजिकली भी होता है, इमोशनली भी होता है, ठीक है। अब्यूसिव का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको फिजिकली कोई मार रहा है, कोई आपको वर्ड से आपको इतना अब्यूज कर देता है आपकी कि बस वो आपको कुछ समझता ही नहीं है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, आपकी सेल्फ वर्थ ना बिल्कुल गड्ढे में गिरा दिया उसने, सामने वाले पार्टनर ने। आपको क्रिटिसाइज कर करके ना कि तेरी कोई वैल्यू नहीं है, तुम मेरे बिना कुछ नहीं है, तेरी कोई औकात नहीं है, तेरा कोई लाइफ में स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। मैं हूं इसलिए तेरी जिंदगी चल रही है, मैं हूं तो तेरा खर्चा पानी चल रहा है, ठीक है। तुम में वैल्यूज नहीं है, तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं, तुम कैसे हो, तुम्हें कुछ सिखाया नहीं, तुम्हें खाना बनाना, मतलब किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म वो आपको करता है, तो वो आपकी जो सेल्फ वर्थ है ना, जो सेल्फ एस्टीम है, उसको वो बिल्कुल गड्ढे में गिरा देता है। दैट इज Okay. अब्यूसिव। वन पॉइंटर कैन बी मैनिपुलेटिव। बहुत मैनिपुलेटिव है, इतना ज्यादा कि आपको समझ ही नहीं आता। जब उसे अपना काम है तो आपसे ऐसे बिहेव करेगा कि ओ माय गॉड आप उसके लिए सब कुछ हो, बट अचानक से अगले दिन उसका इतना जबरदस्त मूड स्विंग होगा कि आपको लगेगा कल ये बंदा कुछ और था, आज बंदा कुछ और है। वो इतना ज्यादा मैनिपुलेटिव होगा। वन पॉइंटर कैन बी कि बहुत ज्यादा कंट्रोल वाला पर्सनालिटी होगा, कंट्रोल फ्रीक है। आपके इमोशंस भी कंट्रोल कर रहा है, आपके फाइनेंसेस भी कंट्रोल कर रहा है। मतलब अच्छा। आप उसके बिना एक खर्चा नहीं कर सकते हो, अपनी पसंद का कुछ ला नहीं सकते हो, ठीक है। आपके सारे फाइनेंसेस, सारे पासवर्ड, आईडीज, सब कुछ उसने अपने पास ले लिया है, आपके के पास कुछ है ही नहीं। लाइक मैं टेक केयर करूंगा, तो वो आपके Okay. फाइनेंसेस पे भी कंट्रोल ले गया, ठीक है। आपके इमोशंस पे भी कंट्रोल ले गया कि मेरे से पूछे बिना अपने पेरेंट्स के यहाँ नहीं जाओगे, मेरे से पूछे बिना ये नहीं करोगे, या कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकती हो, या तुम ये नहीं कर सकते हो। तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल कंट्रोल हो जाता है। तो इस तरह के ट्रेट्स हैं जिसमें आपको ध्यान रखना है कि नेचर बहुत टॉक्सिक जा रहा है, तो आपको समझना है कि अब बाहर आने की जरूरत है। तो बाहर आए कैसे? क्योंकि होता क्या है कि जब टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हो, आप अपने पार्टनर से बोलते हो कि मैं ब्रेकअप चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो फिर इमोशनल हो जाता है कि यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, रोने गाना शुरू हो जाता है। तो उस चीज़ से बाहर कैसे आए? बहुत मुश्किल होता है टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आना, क्योंकि दूसरा इंसान भी प्यार में होता है, वो एक इमोशन होता ही है। हाँ। तो उस चीज़ को कैसे ओवरकम करेगा कि नहीं ठीक है, ये प्यार तो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन ये चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं जो कि मेरे फ्यूचर के लिए सही नहीं है। तो क्या तरीके क्या है, कैसे वो बाहर आ सकता है? उसके लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। आपको बात तो करनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, ठीक है। तो आप जब बात करोगे, अब उसमें क्या होगा, कई बार पार्टनर समझ जाते हैं कि यार रिलेशनशिप थोड़ा सा अभी किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, तो इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम कि अब इस पे काम करने की जरूरत है। तो वो हमें समझने की जरूरत है, उसको हम बात करके कई बार कर सकते हैं। अब बात करने में भी क्या होता है, कहा जाता है कि मैं इस बात को बहुत मानती हूँ कि बात अगर सही तरीका हो और सही वक्त हो तो आपकी बात सुनी जाएगी। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आप कब बात कर रहे हो और किस टाइम पे आप बात कर रहे हो। तो आपका पार्टनर अगर अंडरस्टैंडिंग है तो समझेगा। समझने की जब बात आती है तो इस बात पे ना रिजिड मत हो जाओ कि 10 पॉइंटर्स मेरे हैं और 10 के 10 तुम मान लो। अच्छा। अगर 10 में से वो 5 भी मान रहा है, अगर 10 में से वो 4 भी मान रहा है, देन बी ग्रेटफुल कि वो 4 मान रहा है या वो 1 मान रहा है। उस 1 से शुरुआत कर दो कि ओके ठीक है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, बट वो एक चीज है कि देखो आप तुम मुझे फ्रीडम थोड़ी सी दो, थोड़ा मुझे अपने तरीके से फाइनेंसेस हैंडल करने दो, थोड़ा मैं ये चाहती हूँ, मैं वापस से जॉब स्टार्ट करना चाहती हूँ, मैं वापस से अपने करियर पे जाना चाहती हूँ। तो वो सब चीजें आप कर सकते हो। अगर वो 10 आपने 10 की डिमांड करी है, वो 2 भी मान रहा है, 3 भी मान रहा है, स्टार्ट विद दैट। लेकिन अगर लग रहा है वो 0 मान रहा है, बिल्कुल नहीं मान रहा, माफी मांग ली लेकिन कल से वापस से सेम सिचुएशन है, देन यू नीड टू टेक अ स्टैंड एंड टेक अ डिसीजन कि अब आपको यहीं रहना है, अपनी सेल्फ वर्थ पे ऐसे ही आपकी लाइफ निकल जाएगी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, या आपको सच में इस रिलेशनशिप से बाहर आना है और काम करना है। ओके। बिकॉज आपका अल्टीमेट गोल क्या है? व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल? क्या आपके बच्चे भी आपको ऐसे ही देखें? फिर आपके बच्चे भी इस थॉट, वही फिर उनका बचपन भी ऐसे ही जाए कि रिलेशनशिप ऐसे ही होते हैं, मेरे पापा मेरी मम्मी के साथ ऐसे बिहेव करते हैं, मतलब कर सकते हैं, मेरी मम्मी कुछ नहीं बोलती, मतलब फीमेल को कुछ नहीं बोलना होता, राइट? कि वो फीमेल्स को सिखाया जाता है ना, एडजस्ट करना, कॉम्प्रोमाइज करना, कुछ नहीं बोलना। तो यही तो सारे ट्रेट्स हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बिल्ट होते हैं और इन फ्यूचर हमारे रिलेशनशिप पे बहुत असर डालते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है लाइफ में।
आपको यही करना है, ऐसे ही रहना है, या फिर कुछ और करना है। राइट, अब यहाँ पे भी होप नो का यूज करके क्या Yes. उसको बेटर कर सकते हैं? 100% यस, इंसान ट्राई को कर सकते हैं, बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज सही हो अगेन सकता है वो, सही right? हो सकता है, बहुत केसेस में सही हुआ है, अच्छा, बहुत केसेस ठीक में है। सही हुआ है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। हमने बहुत केसेस में देखा है हाँ, हाँ। जहाँ एक्चुअली पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। अच्छा, टाइम वगैरह कितना लगता होगा? डेफिनेटली मुझे पता है हर चीज़ में अलग टाइम होता है, सबके केसेस में अलग टाइम होता है, कुछ नहीं किस कह इंटेंसिटी सकते। से आप कर रहे हो, यस, कितने इमोशन आप डाल रहे हो, बट फिर भी ऑलमोस्ट कब दिखने लगता है कि हाँ चीज़ें चेंज हो रही हैं? 2 मंथ्स में भी हमने रिजल्ट देखे हैं, अच्छा, और 1 मंथ में भी देखे हैं, अच्छा। 3.5 मंथ्स में भी देखे हैं। तो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कि कैसे हो रहा है, बट Okay. पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, बहुत सारे केसेस में देखा है हमने। राइट, अब जैसे बहुत सारे मैरिड मेरी ऑडियंस है वो देख रहे होंगे, तो कई लोग की ये कंप्लेन रहती है, मोस्टली वाइफ्स की कंप्लेन रहती है हस्बैंड से कि यार बहुत बोरिंग हो जा रहा है सब कुछ, घर पे दोनों बैठे रहते हैं, पहले सही था, दूर दूर रहते थे तो वीकेंड का प्लान बनाते थे, घूम के आते थे कहीं, अभी क्या घर ही में रहते हैं, फिर ये होता है कि कहीं घूमने जाना है तो भी हो जाता है कि यार हम ही दोनों रहेंगे, वहाँ पे भी घर पे भी हम ही दोनों रह रहे हैं, तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। सो उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाए, एक मैरिड कपल अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग कैसे बनाए रख सकता है आफ्टर मैरिज? आफ्टर मैरिज ना, मेरे केस में जो जो काम करता है, या जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ना एक तो दोनों को ये चीज समझना है कि रिलेशनशिप के लिए ना सिर्फ इट्स नॉट कि प्यार हो गया तो सब कुछ हो जाएगा। Okay. रिलेशनशिप एफर्ट्स मांगता है। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि मैं रिलेशनशिप को प्लांट्स की तरह देखती हूँ, ठीक है। प्लांट्स को आपको नर्चर करना पड़ता है। आप प्लांट्स को 2 दिन 4 दिन 5 दिन छोड़ दो, वो मुरझा जाते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कहते हैं ना प्लांट्स में भी एनर्जी होती है, आप उनसे बात करो तो वो रिएक्ट करते हैं, आप उनको पानी दो। अब जो प्लांट है उनका नेचर अलग अलग है। प्लांट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उन्हें पानी देते हो, प्लांट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उन्हें लाइट देते हो, प्लांट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब कुछ करते हो। अगर उस प्लांट की रिक्वायरमेंट है कि उसे लाइट में रहना है तो वो लाइट में रखोगे, आप उस प्लांट की रिक्वायरमेंट है कि उसे शेड में रखना है तो आप उसे शेड में रखोगे। सिमिलरली इंडिविजुअल रिलेशनशिप में जो इंडिविजुअलिटी है, जो एक सिंगल इंसान है, उसकी आइडेंटिटी है, उसकी भी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, आपको वो रिक्वायरमेंट समझनी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो रिक्वायरमेंट समझनी है कि क्या रिक्वायरमेंट है। इसको घूमना अच्छा लगता है तो लेट्स प्लान घूमना, इसको बाहर का खाना अच्छा लगता है तो लेट्स प्लान, इसको मूवीज अच्छा लगता है तो मूवी, इसको शॉपिंग पसंद है तो शॉपिंग। जो भी छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको करनी है। अब स्पार्क बनाने के लिए ना, या तो आपको सिर्फ घूमना है, ये है, लेकिन एक टाइम के बाद लगता है कितना घूमना, कितना क्या। इसके लिए जो मेरे को सबसे अच्छा लगता है और जो एक्चुअली कपल्स को करना चाहिए, लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हो अपने अपने एरियाज में, हाँ। आप करते रहो। ऑलवेज हैव अ वन नेक्स्ट गोल टुगेदर। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हस्बैंड वाइफ क्रिएटिव हैं, हम Right. दोनों हस्बैंड वाइफ क्रिएटिव हैं, तो हमारा कोई एक गोल है अगला। अब हम क्या करते हैं, उस गोल पे बात करते हैं, यू नो। तो हमारा वो स्पार्क बना हुआ है कि अगर हमें लेट्स से, अगर हमारा अगला गोल है कि हमें घर खरीदना है, हम वीकेंड्स पे निकलेंगे नए घर देखने के लिए, नई प्रॉपर्टीज देखने के लिए, Right. किसी को बुलाएंगे, कुछ करेंगे, हाँ। हम इंटरनेट पे देखेंगे, कुछ करेंगे, ठीक है। तो ये एक गोल हो गया। एक गोल हमारा फॉर एग्जाम्पल हो गया कि हमें स्टूडियो बनाना है, हाँ, तो हम उसके लिए काम कर रहे हैं। एक गोल हो गया हमारा, हमें एक काम करते हैं, लेट्स गो ऑन अ फिटनेस जर्नी टुगेदर। देन फिर वो बात करना ना, ये प्रोटीन शेक खाएंगे, ये एक्सरसाइज करेंगे, ये हेल्दी डाइट करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, विपासना करेंगे। तो हमेशा हैव अ कॉमन गोल। Right. आपकी लाइफ के पर्सपेक्टिव्स में, एरियाज में आप जो भी काम कर रहे हैं आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई एक गोल जरूर रखिए। कोई एक गोल, फॉर एग्जाम्पल वाइफ कुछ करना चाहती है, हस्बैंड सपोर्ट करे और उस बारे में बात करे कि बिल्कुल। ओके तुम्हें बेकरी लाइन में आगे जाना है, डू इट। ओके यू वांट टू बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट, डू इट, ठीक है। एंड देन उसके बारे में बात हो रही है, फिर उसके वो किट ला के दी जा रही है, फिर उसमें वो कर रहे हैं। तो कोई ना, फिर पता चला कि ओके कोर्स अच्छा हो गया, यू नो, रेपुटेशन अच्छी होगी, सब कुछ होगी, व्हाट नेक्स्ट, लेट्स हैव अ खुद का सैलून, है ना, बिग ब्रांड लेवल पे करते हैं, अब उसकी तैयारी चल रही है। बिल्कुल। ऑलवेज हैव अ वन कॉमन गोल। छोटे छोटे कर लो, जब पूरे हो जाए तो एक और नेक्स्ट गोल डिसाइड कर लो, या बड़ा कर लो और उसके लिए काम करो। एक कॉमन गोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है कपल्स के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर घर बनाना एक कॉमन गोल है तो देन मेल विल बी टेक केयर ऑफ द फाइनेंसेस, कि ठीक है कहाँ से आएंगे, कैसे करेंगे। देन फीमेल विल बी, ये वहां से अच्छा मिलता है, एसी वहां से आएंगे, लाइटिंग वहां से लेकर आएंगे, पर्दे यहाँ से अच्छे मिलेंगे। तो वो उस बारे में कॉन्टिन्यूसली बात होती रहनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर वो स्पार्क रखना है तो। ओके। और प्लस ये भी होता है कि रिलेशनशिप अगर ख़राब नहीं करना है, मतलब सब कुछ अच्छा बनाए रखना है, बट फिर भी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो लोग करते हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब होते हैं मैरिड लोगों के। तो क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो रिलेशनशिप को ख़राब करती हैं? मिस्टेक्स क्या है वैसी? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वी टेक आवर पार्टनर फॉर ग्रांटेड आफ्टर मैरिज। हमें लगता है कहाँ जा रहा है, ठीक है। और हर ये मोस्टली रिलेशनशिप में लगता है। पेरेंट्स को लगता है बच्चा कहाँ छोड़ के जाएगा, यही तो है। बच्चे को लगता है माँ बाप है मेरे, मुझे कहाँ छोड़ के जाएंगे, यही तो है। पार्टनर को लगता है मेरी वाइफ कहाँ छोड़ के जाएगी, इसका मेरे बिना लाइफ में कुछ नहीं है, यही तो है। मतलब अब तो मिल गई ना, अब कहाँ जाएगी। हाँ। तो जब तक आप एक
शोरूम से गाड़ी निकालने के लिए जाते हो क्योंकि वो आपका ड्रीम है, हाँ आप उसको पाने के लिए बहुत मेहनत करते हो, बहुत काम करते हो, वो बटरफ्लाइज होती हैं, गुदगुदी होती है, वो सपने होते हैं कि केक कटेगा, मैं पहला फोटो डाल के पेरेंट्स को भेजूंगा, या मैं पेरेंट्स को लेके जाऊंगा, मैं चाबी उनके हाथ में दूंगा, या मैं पहली बार फ्रंट सीट पे अपने पापा को बिठाऊंगा या पापा को मम्मा को बिठाऊंगा। तो ये सारे थॉट्स होते हैं ना, मिल जाती है, आ जाती है, उसके बाद क्या? तो वो हो गया, वो एक्साइटमेंट ना कुछ टाइम तक की होती है। सिमिलरली जब हम पार्टनर के साथ जाते हैं ना, तो पार्टनर के साथ जब शादी होने वाली होती है या नया नया 1 साल का 2 साल का फेज होता है, तो हमें बड़ी एक्साइटमेंट्स होती है, पेट में बड़ी बटरफ्लाइज होती हैं, सब कुछ होती है। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं माइंड में ये आ जाता है कि अब कहाँ जाएगा, मेरा ही तो है, हाँ अब तो ये कहीं नहीं जाएगा, तो हम फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। बट हम गलती क्या करते हैं कि उस फॉर ग्रांटेड में कहीं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ही पार्टनर एफर्ट मारता है रिलेशनशिप के लिए, अच्छा दूसरा पार्टनर एफर्ट करता ही नहीं है, एक ही पार्टनर एफर्ट्स करे जा रहा है। तो एफर्ट्स दोनों की साइड से होने चाहिए। रिलेशनशिप दोनों का है, पार्टनरशिप में दोनों है, मैरिज में दोनों है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एफर्ट्स, आप कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स करना लोग भूल जाते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ग्रैटिट्यूड नहीं रखते किसी भी चीज़ का कि मेरा पार्टनर है तो मतलब हाँ ठीक है, अगर मेरे पार्टनर ने मेरे लिए कुछ करा तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो आज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दे तो क्या करोगे आप? तो बेटर है, अगर वो आपके लिए खाना बना रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको बी ग्रेटफुल कि वो आपके लिए खाना बना रहा है। अगर वो आपके लिए जॉब पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपकी फैमिली के लिए, आपके रिश्तों के लिए, आपके लिए आने वाले बच्चों के लिए, तो बी ग्रेटफुल कि वो आपके लिए कर रहे हैं। तो हम ग्रेटफुल होना छोड़ देते हैं, ठीक है। और तीसरा, हम ब्लेम गेम बहुत करते हैं कि तुम्हारी वजह से ये नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से ये नहीं हुआ। तो आइडली ये सब चीज़ें छोड़ के आपको क्या करना है, एक तो आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, उस पर काम करना है। फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, दैट इज वन थिंग। दूसरा, बी ग्रेटफुल अपने पार्टनर के लिए। एंड तीसरा, कीप ऑन डूइंग द स्मॉल जेस्चर्स, कीप ऑन वर्किंग ऑन स्मॉल जेस्चर्स। स्मॉल जेस्चर्स की खास बात क्या है ना, कि एफर्ट नहीं लगता, राइट और रोज कर सकते हो या हर 2 दिन में कर सकते हो। बड़े जेस्चर्स जो होते हैं, पार्टी करना या सरप्राइज बर्थडे प्लान करना या एनिवर्सरी करना, ये थोड़े वक्त लगता है ना, साल में एक बार आते हैं, एनिवर्सरी साल में एक बार आती है, बर्थडे साल में एक बार आता है, या आपकी कोई एक डेट की एक स्पेशल डेट होगी जिस पे आप मिले होंगे, वो साल में एक बार आता है। तो ये तो वक्त लगता है। लेकिन जो आपके स्मॉल जेस्चर्स होते हैं ना, कि अगर आपकी वाइफ रोज खाना बनाती हैं, सर्व आप कर दो ना, ठीक है। अगर आपकी वाइफ खाना बना रही है, सर्व कर रही है, तो आप टेबल क्लीन, सर्व कराने में हेल्प कर दो, टेबल क्लीन करने में हेल्प कर दो, ठीक है। आपके पार्टनर बाहर कुछ लेने जा रहे हैं, आप साथ जाओ कि मैं हेल्प कर देता हूँ, ठीक है। और एक दिन आप वाइफ को बिठाओ कि लाइक आप बताओ अब क्या चाहिए, तो आप प्लेट सजाओ ना, आप उसमें प्लेट सजा के पानी का ग्लास लेके बैठो और उसको बस देखो खाना खाते हुए। स्मॉल स्मॉल जेस्चर्स, थैंक यू बोलना, उसको अप्रिशिएट करना। अप्रिशिएशन बंद कर देते हैं मैरिड कपल्स। शादी से पहले तो तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे ऊपर ये कलर बहुत अच्छा लगता है, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम मेरे लिए आते हो ना जल्दी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शादी के बाद बोलना क्यों भूल जाते हैं हम? तो अप्रिसिएशन वर्ड्स के हम भूल जाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये छोटे छोटे जेस्चर्स, हग करना, बिकॉज हर पार्टनर की एक लव लैंग्वेज है, आपको वो लव लैंग्वेज समझनी है और उस पर हमेशा काम करना है। अब उसकी लव लैंग्वेज कैन बी गिफ्ट्स, उसको गिफ्ट्स पसंद है तो आपको हमेशा करना है। उसकी लव लैंग्वेज फिजिकल टच है कि आपको उसको हग करना अच्छा लगता है, वो आपको हमेशा करना है। उसकी लव लैंग्वेज है कि मुझे कोई अच्छे वर्ड्स बोलता है, अप्रिशिएट करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको वो हमेशा करना है। स्मॉल स्मॉल जेस्चर्स पे हमेशा काम करना है। ये वन टाइम नहीं है कि कर दिया और खत्म हो गया, नहीं, ये लाइफ लॉन्ग के एफर्ट्स है, कर सकते हैं और इसमें कुछ लगता नहीं है। राइट एक लाइन अक्सर लड़के कॉलेज में बोलते थे और होता भी ब्रेकअप के बाद मोस्टली लोग बोलते हैं कि प्यार सिर्फ एक बार होता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या आपको दोबारा प्यार? इसमें उतनी सच्चाई है जितनी कुछ कुछ होता में सच्चाई है कि प्यार एक बार होता है बोल के वो दोबारा प्यार करके शादी कर लेते हैं। तो बेसिकली कहने वाली बात है कि प्यार एक बार होता है, बट न्यूरो साइंस के हिसाब से हम देखें, अगर न्यूरो केमिकल्स के हिसाब से अगर हम देखें, तो प्यार एक बार नहीं, प्यार कई बार हो सकता है, ठीक है। एक इंसान से भी कई बार हो सकता है और अलग अलग इंसान से भी कई बार हो सकता है। तो ये मिथ है कि प्यार सिर्फ एक बार होता है। हमारे केमिकल्स चेंज होते हैं, न्यूरो केमिकल्स चेंज होते हैं, ठीक है। हमारा डोपामाइन लेवल चेंज होता है, हर इंसान को देख के हमारा केमिकल रिएक्शंस अलग है लाइफ में, बॉडी में, फिजिकली, इंटरनली। तो इसलिए प्यार इट्स नॉट कि एक बार होता है, ये मिथ है। प्यार कई बार हो सकता है, एक ही इंसान से भी कई बार हो सकता है, अलग अलग इंसान से भी प्यार हो सकता है। जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पे, जिंदगी के अलग अलग उम्र के पड़ाव पे, जिंदगी में अलग अलग करियर के पड़ाव पे, मैच्योरिटी के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से प्यार कई बार हो सकता है। ओके तो
एक बार तो नहीं होता, ये हो सकता है। मैंने कहा ना, ये उतना ही सच है जितना कुछ कुछ होता है का डायलॉग। बिल्कुल। सो यहाँ पे एक सवाल और आता है, जैसे कई बार लोग रिलेशनशिप में चलते रहते हैं और एक पार्टनर चीटिंग करता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, कोई भी, और दूसरा पार्टनर को पता चल जाता है, किसी तरह से उसे पता चल गया कि हाँ ये मेरे साथ चीटिंग कर रहा है, और उसने जाके उससे बोला और दूसरे पार्टनर ने भी कन्फेस कर लिया कि हाँ ये मैंने किया था, आई एम सॉरी, उसके लिए माफ़ी मांग रहा है, उसको रिग्रेट है उस चीज़ का। तो क्या उस दूसरे पार्टनर को उससे आगे चांस देना चाहिए, मौका देना चाहिए, या उस रिलेशनशिप को वहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये ना इंडिविजुअल सवाल है, क्योंकि ये बहुत पर्सनल है। ओके। आपको डिसाइड करना है कि पहला, चीटिंग किस लेवल की थी। अच्छा। चीटिंग के भी लेवल अलग अलग हैं, बिल्कुल। राइट? कि आपके साथ होके किसी के साथ मैसेजिंग चल रही है, टेक्सटिंग चल रही है, दैट इज ऑल्सो चीटिंग। आपके साथ होके किसी और के साथ भी प्यार के वादे हो रहे हैं, दैट इज ऑल्सो चीटिंग। आपके साथ रह के शादी का वादा किसी और के साथ हो रहा है, दैट इज ऑल्सो चीटिंग। कहीं और कमिटेड है, दैट इज, मतलब चीटिंग के भी मायने है ना। और किसी के साथ फिजिकल हो गया है, दैट इज ऑल्सो चीटिंग, या हो गई है, दैट इज ऑल्सो चीटिंग। तो या आपके साथ है और पता चला शादी के और एंगेजमेंट के प्रोग्राम कहीं और किसी के साथ चल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो चीटिंग। आप हमेशा बेंचिंग पे हो, है ना, हमेशा आप बेंच पे बैठे हो कि आपसे अच्छा ऑप्शन मिला और कोई बाहर निकल लेगा, दैट इज ऑल्सो चीटिंग। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको यह समझना है कि चीटिंग का लेवल क्या है, दैट इज वन। नाउ सेकंड, योर डिसीजन कि आपको एक चांस देना है, क्योंकि चीटिंग का लेवल अगर किस तरह का है, आपको अगर लगता है एक चांस देना चाहिए तो आप चांस दीजिए। ये आपका इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है, आपका इंडिविजुअल डिसीजन है, और ये आप ही का होना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि चीटिंग माफी लायक नहीं है, तो आपको चांस नहीं देना चाहिए। आपको उसी वक्त उस रिलेशनशिप को खत्म बात करनी है, रीजन देना है, रिस्पेक्ट के साथ उस रिलेशनशिप से बाहर आ जाना है। क्योंकि बाद में फिर आप फिर खुद को ही कोसोगे कि देखा, मैंने ही पहले चांस क्यों दिया, मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, तुमने पहली बार में ही वो था। तो डिपेंड्स अपॉन कि चीटिंग किस लेवल की है, और डिपेंड्स अपॉन पर्सनल इंडिविजुअल डिसीजन कि हमें देना चाहिए या नहीं। ओके, सो हम पॉडकास्ट के एंड की तरफ आ रहे हैं, और यहाँ पे मैं एक रैपिड फायर रखना चाहूँगा, तो शॉर्ट में ही आंसर हाँ, आप देना इसका। ठीक है। काफ़ी लंबा हो गया ऑलरेडी ठीक हमारी है। वीडियो, क्योंकि हाँ। पता ही नहीं चला हमें टाइम, और Yes. काफ़ी लंबा हो रहा है। डेफिनेटली वी हैव टू प्लान अनदर सेशन जिसमें हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात भी For करेंगे sure. रिलेशनशिप के लिए। फॉर श्योर। तो पहला क्वेश्चन है, टॉप 3 एडवाइस फॉर डेटिंग। कॉन्फिडेंट रहिए, बी कॉन्फिडेंट, जो भी आप हैं, क्लैरिटी के साथ। आप बी अ गुड लिसनर, आप बहुत ध्यान से सुनिए, बिकॉज हम कई बार सिर्फ अपनी अपनी बातें बोलते हैं, हम वी आर नॉट अ गुड लिसनर। हम सुनते नहीं है कि सामने वाला क्या चाहता है, उसके क्या डिजायर्स हैं, क्या गोल हैं, क्या ड्रीम है। बी अ गुड लिसनर। एंड थर्ड इज, हैव अ लिटिल गुड ह्यूमर इन यू। Okay. यस। रिलेशनशिप में सबसे बड़ा मिथ। जो मैंने पहले भी बोला कि प्यार हो गया तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा, रिश्ते अपने आप संभल जाएंगे, बच्चे अपने आप हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। नहीं, प्यार एफर्ट्स मांगता है, मांगता है, और एफर्ट्स लाइफ लॉन्ग के होते हैं। तो एफर्ट्स आर इंपॉर्टेंट। एक कोई चीज़, एक कोई ऐसा टिप जो एक मैरिड कपल को डेली करना चाहिए। बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। जो भी वो कर रहे हैं, वो आ रहे हैं, उनकी शक्ल आपने देखी, वो आपसे बात कर रहे हैं, वट एवर इज देयर, जस्ट बी ग्रेटफुल। बिकॉज क्योंकि हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, तो हम ग्रेटफुल होना भूल जाते हैं। ओके, Yes. सो यही था आज का पॉडकास्ट मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो यही था आज का पॉडकास्ट। जो भी सोशल मीडिया के लिंक्स होंगे मैम के, वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। सो वहाँ से आप जाके फॉलो कर सकते हो, और रिलेशनशिप पे कोई भी डाउट है तो वहाँ आप उनसे पूछ सकते हो। सो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।